Hello, good evening, class. Good evening, madam. Good evening, ma'am. We'll wait for some more time. I don't know how, but मेरे सिर्फ मोबाइल में ही मीटिंग शुरू हो रही है, लैपटॉप में क्यों नहीं शुरू हो रही है? मैं किसी और ही मीटिंग लिंक में हूँ. आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है. ट्राई तो नहीं किया मैडम मैंने, लेकिन होना चाहिए। इस मीटिंग का कुछ नाम है क्या? इज इट स्पेशल क्लास है ना? स्पेशल बैचेस है, राइट? Result class special batch. हाँ हाँ हाँ. Wait. यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि कोई भी नहीं ज्वाइन है इजिट स्पेशल क्लास में. पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है. मैडम 2 लोग तो ज्वाइन है, मतलब। हाँ, 2 लोग. ये तो मैंने मोबाइल से ओपन किया ना. मोबाइल में तो मुझे सब मतलब पूरा सही सही दिखा रहा है. पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है. अदरवाइज मैं पीपीटी कैसे दिखाऊंगी आप लोगों को. लैपटॉप में दिखा रहा है वेटिंग फॉर अदर टू ज्वाइन. मैम फिर लिंक बदल गया होगा. ऐसे कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? ये इको कहाँ से हो रहा है? हेलो, अभी भी नहीं इको मैम, ही हो रहा अभी तक नहीं. है. कुछ भी नहीं, नहीं कोई दिख रहा भी है. नहीं दिख रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एक बार कोई ग्रुप पे वापस मीटिंग की लिंक भेजेगा क्या? क्योंकि जो मैं मीटिंग की लिंक खोल रही हूँ लैपटॉप में वो तो ऑन नहीं हो रही है मुझसे. हम ग्रुप में हम नहीं शेयर कर सकते बिकॉज ओनली एडमिन्स ग्रुप है. हाँ 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 हाँ, एडमिन ही बस शेयर कर सकते हैं ना. कोई ना, मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं से कुछ तो हो. वरना कैसे आज का क्लास कैसे होगा. क्यों नहीं हो रहा है ये, क्यों?
अभी कितने ज्वाइन हुए हैं हम लोग? सिर्फ 3 ही लोग हैं ना? 3-4 स्टूडेंट्स है सिर्फ? यस यस मैम, यस, 3 चार ही लोग। अरे बाप रे। वेट करते हैं, तब तक मैं मेरे लैपटॉप का भी देखती हूँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना? और फिर ज्वाइन करते हैं। मैंने ईजेड क्लास ही तो ज्वाइन की, ईजेड क्लास स्पेशल बैच वही ज्वाइन किया है। कोई बता सकते हैं क्या गलत हो रहा है मुझसे? किसी को पता है ये मीटिंग मैं कैसे मैं लैपटॉप से ज्वाइन ही नहीं हो पा रही हूँ। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। हो गया ज्वाइन हो गया। Somehow I have been saved lunch today. No problem. I'll share my screen to you all of guys. Am I audible to you? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैडम बहुत कम, बहुत स्लो वॉल्यूम में है। अभी आ रही होगी। आ रही है? आवाज तो आ रही है लेकिन इट्स नॉट दैट क्लियर एंड ऑडिबल। अभी क्लियर है? नहीं मैम। अभी भी क्लियर Still नहीं it है? is low. Yeah. अब शायद क्लियर हुई होगी। अभी शायद क्लियर हुई होगी। अभी आ रही है आवाज? नो मैम। हेलो? नो नो? मैम। नो। Let me use the microphone. Just give me 1 more minute. Let me see. Am I audible to you, guys? यस मैम। Clear?
Yes, loud and clear. Okay, good. Now I'm going to show you my screen. Is my PPT visible to you? Yes, ma'am. Is it? Oh, Yes, ma'am. no problem. If there any disturbance between the voice or in the PPT is sharing, then you can immediately tell me. Okay. Let's begin with the third unit of this syllabus of this subject. Okay, that is ecological factor. हमने पहले भी इकोसिस्टम पढ़ा है, इकोलॉजिकल फैक्टर भी देखे। अब इन डेप्थ हम इकोलॉजिकल हर एक इकोलॉजिकल फैक्टर को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है अब तक, ठीक है, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कैसे कैसे बाकी अदर सिस्टम को और इस सिस्टम को, ये सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, विल लर्न अबाउट मोर इन डेप्थ। सो I have one very first question. If you have been in my previous classes, then what are the ecological factor? There are two major factor, but what are they? पता होना ही चाहिए, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। किसी को पता है? बताया है मैंने, स्लाइड में लिखाया हुआ भी था। Already I have given the hint that there are two major factor. There are two factor ecological. Do anybody know? Are they biotic and abiotic? Yes. Living and non-living? Yeah. Yeah. There are two ecological factors. First is a biotic factor, and next one is a biotic factor. Abiotic and biotic. Abiotic have another three categories: climatic factor, topographic factor, then aphatic factor, or we can say soil factor. Then biotic factor has it again further classified into the two groups, that is autotrophs and heterotrophs. Okay. Then the heterotrophs are ऑटोट्रॉप्स हैज नो फर्दर क्लासिफिकेशन, वो प्रोड्यूसर है, वो अपने आप में एक अलग ही स्पीसीज है। ठीक है, उसको कोई क्लासिफाइड नहीं किया है। बट हेट्रोट्रॉप्स जो अपना फूड किसी और से बनाते हैं, उसके वापस दो अलग अलग कैटेगरी है, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। कंज्यूमर 1 to 3 डिग्रीज में आते हैं, हर्बीवरस, कार्निवरस एंड टॉप कार्निवरस, और डिकम्पोजर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बट इस वाले यूनिट में आपके स्पेसिफिकली कवर होता है क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर एंड और वी कैन से एटफिक फैक्टर, और यू कैन से सॉइल फैक्टर, विच इज वेरी इजी टू प्रोनाउंस। ओके, तो हम आज क्लाइमेटिक फैक्टर देखेंगे, टोपोग्राफिक एंड इफेडिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में आता है लाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक एयर एंड वाइंड, then atmospheric humidity, atmospheric pressure, fire. But these are the lots of climatic factor. But in your syllabus, there are 2 to 3 climatic factor, like temperature है, I think light की जगह पे उन्होंने solar radiation, solar, और ये उसको नाम दिया गया है। ठीक है, then टोपोग्राफिक फैक्टर है, जिसे उन्होंने लैंड और यू कैन से सॉइल फैक्टर दिया गया है, सॉइल के टेक्सचर और उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल, केमिकल, इस तरीके से और सिलेबस डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, विल सी नाउ अबॉयटिक फैक्टर इन द इकोलॉजी। सो how the ecological factor affecting ecosystem, first we'll see. Already we have seen this कि कैसे ये फैक्टर है अब इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करते हैं। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन रिलेटेड टू दिस। First is ecological factor comprising biotic, that is non-living thing onto the earth, known as a biotic factor, and then other living organism or living thing onto the earth is known as biotic factor. Okay, these components are environmental variable that govern the structure, function, and distribution of organism within the ecosystem. इनका खुद का स्ट्रक्चर होता है, हर एक एक फैक्टर का, वो चाहे अबॉयटिक हो या बायोटिक हो, दोनों में क्या कहते हैं, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वो एक पर्टिकुलर रोल निभाने के लिए एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसका वेरियस क्लासेस रहती हैं, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन इनमें होता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा है।
बट मेजरली अगर आप देखो अबॉयटिक में की फैक्टर्स हैं, कुछ कुछ की फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो क्लाइमेटिक वेरिएबल्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इकोसिस्टम में। इसमें भी सबसे पहले आता है मेन टेम्परेचर, लाइट, वाटर, विंड। विंड इज अ सेकेंडरी फैक्टर, बट एयर और यू कैन से हाँ प्योर एयर और ब्रीदेबल एयर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है विंड के। फिर उसमें कॉन्फ़िगरेशन, ये वो बहुत सी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो विल सी टुडे टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर। देन इट फैक्टिक फैक्टर और सॉइल रिलेटेड कंडीशन, ये भी थर्ड यूनिट में है। देन टोपोग्राफिकल फीचर्स लाइक अल्टीट्यूड, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था जब हम लिथोस्फीयर पढ़ रहे थे, तो कहाँ से कैसा अल्टीट्यूड है। आप अगर जनरली सी लेवल से ही हम अल्टीट्यूड कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग अल्टीट्यूड पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, अलग अलग अल्टीट्यूड ऑफ अर्थ पे अलग अलग रीजन फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर होता है, उसका अलग से इफेक्ट होता है। ठीक है, देन बायोटिक इंटरेक्शन लाइक कॉम्पिटिट। फिर बायोटिक फैक्टर्स में क्या होता है, बायोटिक इंटरेक्शन कैसे करते हैं फैक्टर्स अपने आप को एक दूसरे के साथ। सबसे पहले कंपटीशन आती है, सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, डार्विन थ्योरी उसमें अप्लाई होती है। ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वो उतना ज्यादा ग्रो होगा। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट आती है प्रेडेशन। ओके, कौन कितना सबसे ज्यादा प्रे करता है। ओके, कौन किसका सबसे ज्यादा शिकार करता है। और ह्यूमन एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करती है पूरे एंटायर अर्थ को, अर्थ की इकोसिस्टम को। ठीक है, दिस इज द मेन मेजर की रोल, क्योंकि ह्यूमंस के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, दिमाग और जुबान। दिमाग के साथ जुबान चलाता है ना, तो ये बाकी लोगों से उसको हट के चीज दी गई है। ठीक है, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, बाकी बायोटिक फैक्टर से, इसीलिए ह्यूमन एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करती है बाकी पूरे के पूरे अर्थ के इकोसिस्टम को। गॉट इट, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं अबॉयटिक फैक्टर्स। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे अबॉयटिक फैक्टर, ऑब्वियसली वो नॉन लिविंग है, कोई लिविंग तो नहीं है, तो उसमें बायो वर्ड आएगा ही नहीं आपका। या तो वो फिजिकल रहते हैं या तो केमिकल फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है, तो अबॉयटिक फैक्टर को आप फिजिकल और केमिकल फैक्टर आम भाषा में कह सकते हो उसे डिफाइन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी आपका बायो से रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा ही नहीं अबॉयटिक फैक्टर में। गॉट इट, इस तरीके से। तो उसे फिजिकल और केमिकल फैक्टर भी आप कह सकते हो। कई सारे बुक उससे डिफाइन भी करते हैं, फिजिको केमिकल फैक्टर प्रेजेंट ऑन टू द अर्थ इकोसिस्टम इज नोन एज द अबॉयटिक फैक्टर। ओके, नाउ लेट्स गो वन बाय वन। क्लाइमेटिक फैक्टर, सबसे पहले आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर when we define the climate of the ecosystem of the earth. Okay, temperature determines the geographical distribution of the organism based on to the thermal tolerance. जितना ज्यादा पृथ्वी का टेम्परेचर, आप देखो तो पृथ्वी अपने आप में जोन जोन कर चुकी है टेम्परेचर वाइज। उसके नॉर्थ पोल में एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है, उसके इक्वेटर में एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर है। तो ऑर्गेनिज्म ने भी उस जोन को अपने अपने एडेप्टेशन के हिसाब से ही रखा गया है ना। तो नॉर्थ साउथ पोल में वही ऑर्गेनिजम्स, वही स्पीसीज आपको देखने के लिए मिलेगी जो ज्यादा से ज्यादा ठंड में भी रह सकती है। और एज कम्पेयर टू दैट इक्वेटर में वो लोग ज्यादा रहेंगे जो उस क्लाइमेटिक कंडीशन, उस हाई टेम्परेचर में सरवाइव कर सकें। ठीक है, टेम्परेचर ही डिफाइन करता है एक्चुअली अर्थ में कि कौन कहाँ रहेगा, किसकी जगह कहाँ है, कौन से इकोसिस्टम में ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फिट होता है। ये टेम्परेचर का ही इन्फ्लुएंस है, प्राइमरी इन्फ्लुएंस बाय द टेम्परेचर। देन सेकंड इज अ लाइट और यू कैन से सोलर रेडिएशन। ओके, लाइट या सोलर रेडिएशन, अब ये क्रिटिकल है एनर्जी सोर्स के लिए, है ना, क्योंकि पूरी की पूरी अर्थ में अब टेम्परेचर हो गया, कहाँ किससे रहना है। देन लाइट एक फूड और एज अ हम एनर्जी सोर्स देखते हैं इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, अगर लाइट नहीं रहेगी तो क्या कहेंगे, बायोटिक फैक्टर्स कोई भी नहीं रहेंगे। तो इट इज क्रिटिकल फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ
एंड एनिमल बिहेवियर डायरेनियल और नॉक्टर्नल, ये हम आगे देखेंगे। एनिमल बिहेवियर आपकी इसमें है ये सिलेबस में इस यूनिट में, सो विल डिस्कस इट इन डेप्थ। लाइट बहुत जरूरी है और क्रिटिकल पैरामीटर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए एज वेल एज प्लांट ग्रोथ के लिए। प्लांट को, कई सारे प्लांट ऐसे हैं जो कम लाइट में भी सरवाइव कर सकते हैं और कई सारे प्लांट ऐसे जिनको बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत होती है। हम देखते हैं ना कई सारे प्लांट, इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट होते हैं। इंडोर प्लांट को जनरली इतने ज्यादा हाई इंटेंसिटी और हाई वेवलेंथ लाइट की जरूरत नहीं होती है, उनको छोटा मोटा लाइट भी चल जाएगा। वो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का एलईडी बल्ब होता है उसमें भी वो सरवाइव कैपेबल है सरवाइव करने के लिए। बट कुछ कुछ आउटडोर प्लांट ऐसे हैं जिनको दिन, कुछ कुछ आउटडोर भी प्लांट ऐसे जिनमें जिनको सिर्फ दिन के सुबह की धूप, सुबह की जो ठंडी वेवलेंथ आती है सूरज से, बस वही उनको उतनी चाहिए। पर कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको दिन भर धूप चाहिए, 12 घंटे, लाइक आपकी तुलसी, तुलसी जी जो होती है ना, वो दिन भर उनको वेव हाई इंटेंसिटी, वो किसी भी इंटेंसिटी की वेवलेंथ ले सकती है ना। लाइट, जब हम लाइट की, जब हम लाइट या फिर जब हम लाइट की बात, सॉरी, जब हम लाइट की बात करते हैं ना, तो ऑब्वियसली वहां वेवलेंथ आएगी ही आएगी। ठीक है। देन नेक्स्ट आपका क्लाइमेटिक फैक्टर आता है वाटर और मॉइस्चर। ठीक है। अब अ, कैसे डिफाइन करें इसे, देखो, मॉइस्चर कंटेंट भी आपका इंटर रिलेटेड है टेम्परेचर को। जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट उतना आपको टेम्परेचर ज्यादा फील होता है, रहता नहीं है बट फील होता है ना। तो वो भी एक फैक्टर पड़ता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म कितनी ह्यूमिडिटी में और कितने मॉइस्चर कंटेंट में रह सकते हैं। एंड इट इज वेरी इसेंशियल फॉर अ सर्वाइवल। आप देखो, अगर आप डेजर्ट में जाते हो, वहां ह्यूमिडिटी नाक के बराबर होती है, तब सांस लेना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको नाक में सूखापन महसूस होगा, ड्राइनेस फील होगी पूरे एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो कहीं ना कहीं आपको एयर में मॉइस्चर कंटेंट लगता है टू ब्रीथ द एयर वेरी कंफर्टेबली, लाइक राइट। ऐसा सेम चीज होता है, सेम चीज आपके हर एक आप ऑर्गेनिज्म में देखोगे, हर एक ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली ह्यूमन बट ऑल्सो प्लांट, बट ऑल्सो हर्बीवरस, कार्निवरस एंड डिकम्पोजर अल्सो। डिकम्पोजर के लिए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए तो मॉइस्चर कंटेंट पहला वो चीज है जो उनको सर्वाइवल के लिए लगता है। अदरवाइज देयर सर्वाइवल इज, यू नो, ना के बराबर, निग्लिजेंस हो जाता है उस सर्वाइवल का। तो मॉइस्चर कंटेंट इज नेसेसरी अफेक्ट द ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। रेनफॉल पे भी मॉइस्चर कंटेंट काफी अफेक्ट करता है, ये हमने लास्ट ही लेक्चर में देखा था वाटर साइकिल के। देन नेक्स्ट आप, इसीलिए देखो मॉइस्चर कंटेंट डेजर्ट में बहुत कम रहता है, इसलिए डेजर्ट में बायोटिक फैक्टर आपको रेयर अमाउंट में दिखेंगे, रेयर अमाउंट में, बहुत दूर दूर तक बहुत कम बायोटिक फैक्टर रहेंगे एज कम्पेयर टू आप देखो जहाँ मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहता है, लाइक माउंटेन, है ना, ड्यू बहुत रहता है, फॉग बहुत रहता है माउंटेन में, वहां बहुत ज्यादा ग्रीनरी और या नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको वहां देखने के लिए मिलेगी। Okay, now next, coming toward the next, that is a wind that affect the plant transpirations, then structure and animal movement. Wind की speed, direction और उसकी intensity के हिसाब से plant का transpiration rate, जो उसमें से moisture निकलता है, जो gases निकलती है, जो वो gases absorb करती है, वो ट्रांसपिरेशन रेट अफेक्ट करेगा। देन स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा विंडी एयर में आप देखो जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को बहुत थीन लीव्स प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे हवा कम चलती है वहां के पत्ते ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, आप वो देखो। देन एनिमल मूवमेंट्स भी बहुत उस पे अफेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा हवादार जगह पे बहुत कम एनिमल सरवाइव कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। देन एडफेक्ट फैक्टर और सॉइल फैक्टर अगर देखा जाए तो सॉइल का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है प्लांट को, ठीक है, वेजिटेशन, और वी कैन से प्रोड्यूसर को अफेक्ट करता है एज कंपेयर टू द अदर अदर बायोटिक फैक्टर।
बायोटिक फैक्टर, क्योंकि प्लांट्स ही है जो सॉइल पे उनका एग्जिस्टेंस है ना। तो सॉइल का पीएच, मिनरल कंटेंट, सैलिनिटी कितनी है, ये डिटरमाइन करती है प्लांट ग्रोथ। और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, कितना न्यूट्रिएंट है सॉइल में, उस पे डिटरमाइन करेगी प्लांट ग्रोथ पे। जितना ज्यादा अच्छा प्लांट ग्रोथ होगा उतने ये नंबर्स ऑफ अदर बायोटिक कंपोनेंट्स वहां पे रहेंगे, हर्बीवरस, कार्निवरस, इस तरीके से। देन ह्यूमस कंटेंट सॉइल में कितना ज्यादा, आप अगर इसे देखोगे तो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। और आम भाषा में कहो तो सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है, उसे कहेंगे हम ह्यूमस कंटेंट। इन्फ्लुएंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड सॉइल फर्टिलिटी, ह्यूमस कंटेंट। और इन अदर वर्ड आप इसे ऑर्गेनिक मैटर ही समझो, है ना। तो वो डिफाइन करते हैं वो कितना वाटर कंटेंट अपने आप में कैपेबल है और कितनी उसकी फर्टिलिटी। जैसे क्ले जो है, ब्लैक कॉटन सॉइल और रेड सॉइल, इन सब की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है और ये फर्टाइल भी है काफी एज कम्पेयर टू अदर सॉइल। देन टोपोग्राफिक फैक्टर, अल्टीट्यूड एंड स्लोप, है ना। एक्सट्रीम स्लोप पे कोई एनिमल बहुत रेयरली देखने के लिए मिलेगा आपको, एक्सट्रीम स्टिप स्लोप जहाँ पे रहता है ना। और हाई अल्टीट्यूड पे भी बहुत कम बायोटिक फैक्टर रहेंगे एज कंपेयर टू जहाँ पे अल्टीट्यूड कम है, राइट। तो और जैसे हिमालय के टॉप एवरेस्ट पे आपको लाइफ ना के बराबर दिखेगी, बट वही आप हिमालय के बॉटम्स में देखो, एकदम लो लाइंग में जहाँ से हिमालय पर्वत की शुरुआत होती है, वहां पे आपको काफी ज्यादा स्पीसीज मिलेंगे, है ना। तो अफेक्ट अल्टीट्यूड अफेक्ट करता है टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, वेजिटेशन, लीडिंग टू डिफरेंट बायोमिस। ठीक है, तो इस तरीके से ये अबॉयटिक फैक्टर है। देन बायोटिक फैक्टर, और यू कैन से लिविंग कंपोनेंट, ठीक है, और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। जैसे कि पहले बताया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स है। प्रोड्यूसर खाना बनाते हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाते हैं, डिकम्पोज, और कंज्यूमर कंज्यूमर को भी खाते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं जो भी कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, जो डेड हो जाता है उस पे ये फीड करते हैं। डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं, उनका अंश वापस सॉइल में वापस भेज देते हैं, उसे कहते हैं हम डिकम्पोजर्स। दिस ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट थ्रू फूड वेब्स, इनका सिर्फ एक ही कनेक्शन है, ये फूड वेव से कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे कि बताया। देन इंटरैक्शन, एक और इनका इंटरैक्शन है कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेस। अब ऐसा है, हर्बीवरस बहुत ज्यादा है, उनके सोर्स हर्बीवरस का एक ही है, ग्रीन प्लांट्स, है ना। देन प्रेडेशन, जितने भी, अगर आप क्या कहेंगे, कार्निवरस है, वो जनरली खरगोश बहुत पसंद करते हैं, है ना। आई डोंट नो बट ह्यूमंस, बट जितने भी कार्निवरस है वो, है ना। तो प्रेडेशन पे भी एक इनका इंटरेक्शन है। देन पैरासिटिज्म, देन सिम्बायोटिक रिलेशन, इनमें जो भी सिम्बायोटिक फैक्टर्स है, एक दूसरे से मिलते जुलते जो फैक्टर्स है, वो भी इनका एक इंटरेक्टिव पार्ट है ना। कभी आप क्या कहेंगे, हम्म, चीते और खरगोश की दोस्ती नहीं हो सकती है ना, ऐसा। तो इनके जो सिम्बायोटिक फैक्टर है, जो सिमेट्रिकल फैक्टर है, वो ज्यादा इनको, आप देखो जो कार्निवरस, कार्नी और सॉरी हर्बीवरस जो एनिमल है, वो एक झुंड में तो रहते हैं, बट बाकी झुंड के साथ भी वो लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं, जैसे डियर है, जेब्रा, ये जो जो ग्रुप्स में रहते हैं, बट ये एक दूसरे के साथ अपना इंटरेक्शन शुरू रखते हैं, है ना, क्योंकि वो हर्बीवरस है। ऐसे ही बाकी के एनिमल्स भी है। देयर रिलेशनशिप डायरेक्टली अफेक्ट द पॉपुलेशन साइजेस एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर, ठीक है। देन ह्यूमन एक्टिविटी, कितना ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, उस हिसाब से भी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, लाइक डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन टू द नॉन नेटिव स्पीसीज सिग्निफिकेंटली अल्टर द इकोसिस्टम, है ना। अगर हम, जैसे कि अभी मोदी जी ने चीता चीता लेकर आए थे कहीं अफ्रीका से समवेयर, और वो हमारे इंडिया में नहीं थे, वो नेटिव स्पीसीज नहीं थी, तो सिग्निफिकेंटली वो इकोसिस्टम को भी अफेक्ट करती है और वो पर्टिकुलर एनिमल को भी अफेक्ट करती है। कोई जंगल का शेर अगर आप जू में लेकर आओ,
तो ऑब्वियसली वहाँ का एक तो जंगल में से आप वो स्पीसीज एक डिडक्ट कर रहे हो और उसे जू में ला रहे हो, तो उसका सभी बिहेवियर पैटर्न रहना सब चीज अलग हो जाएगा और वो इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगा। अल्टीमेटली पॉपुलेशन कम कर रहे हो, तो ये सारी ह्यूमन एक्टिविटी क्या करती है, पूरी की पूरी इकोसिस्टम को हैम्पर कर सकती है। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द अबॉयटिक फैक्टर विच इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस टू द ecosystem. Temperature is a critical ecological factor. हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है, इसे समझना उतना ही डिफिकल्ट है। हर एक टेम्परेचर अगर आप देखो, हर एक टेम्परेचर वाइज जोन हमारे अर्थ में क्रिएट है। नॉर्थ साउथ पोल जो है हाई अल्टीट्यूड है, वहां पे अगर आप देखो तो टेम्परेचर एकदम क्या कहेंगे कम है। जो हमने एटमॉस्फेरिक लेयर देखा था ट्रोपोस्फियर, जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड की तरफ आगे बढ़ते जाओगे तो टेम्परेचर उतना ही आपका कम कम होते जाएगा और -60 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है ना। तो हाई अल्टीट्यूड रीजन पे आपका टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा और लोअर अल्टीट्यूड रीजन पे टेम्परेचर हाई ही रहेगा। तो ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर देता है, जोन आउट कर देता है हर एक इकोसिस्टम को अलग अलग। ठीक है, it influencing the organism survival, distribution, morphology, physiology, especially enzyme activity and metabolism, and behavior with the organism adapt to the species range. देखो जो कैमल है वो बना ही है कि हाई टेम्परेचर एरिया में रहे, इसलिए उसका सर्वाइवल रेट ही अलग है। वो कई दिनों तक पानी ना पी के भी जिंदा रह सकता है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल। पोलर बियर वो इतना अपने आप को ऑलरेडी इतना वो क्या कहते हैं माइनस कितने 10 डिग्री सेल्सियस तक भी अपने आप को सरवाइव करके रख सकते हैं, समटाइम्स -20 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि वो अपने आप को इतना गर्म रखने का उसमें कैपेबिलिटी है ना। तो वो अपनी मॉर्फोलॉजी, मेटाबॉलिज्म और एंजाइम एक्टिविटी की वजह से अपने आप को सरवाइव करते हैं अलग अलग टेम्परेचर के जोन्स में। Also temperature experiencing impacts like alter growth, reproduction, and dormancy, shaping global biodiversity and gradient from equator to the poles. Obviously temperature affect करेगा reproduction rate को, dormancy rate को, है ना, और बायोडाइवर्सिटी उसकी वजह से अलग अलग हो जाएगी। इसीलिए तो अलग अलग डाइवर्टेड बायोलॉजी है पूरे अर्थ में टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू रोल ऑफ टेम्परेचर, क्या करेगा, क्या क्या रोल है टेम्परेचर के। फर्स्ट है एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म। हम कहते हैं ना, इसको आम भाषा में अगर आप देखो तो हम कहते हैं कि ठंड में खाना हम बहुत ज्यादा खाते हैं क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है, हमें ठंड ज्यादा महसूस होती है, हमें लगता है कि नहीं नहीं अभी बॉडी को गर्म करना है, हमारी बॉडी सिग्नल देती है ब्रेन को कि नहीं गर्म करना है, तो गर्म करने की चीज में एनर्जी काफी ज्यादा लॉस्ट हो जाती है, इसलिए हमें भूख ज्यादा लगती है, तब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गर्मी में। गर्मी में हम सबसे ज्यादा पानी पीते हैं, खाने की हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है ना। तो इसी तरीके से आप समझ लो हाउ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म हैम्पर बाय द टेम्परेचर, इट कंट्रोल्स द बायोकेमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रेट जनरली इंक्रीजेस विथ द टेम्परेचर अप टू द ऑप्टिमम। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट, that is a distribution. It determines where the species can live. टेम्परेचर जो है वही डिफाइन करता है कि कहाँ कौन सी स्पीसीज रहेगी। बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम ट्रॉपिक पोल्स ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना। वहां पे आपको इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं देखने के लिए मिलेगी पोल्स में है ही, वेजिटेशन तो ना के बराबर होता है, ना क्या जीरो के बराबर होता है। वहां पे सिर्फ एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे, या तो पेंगुइन देखने के लिए मिलेंगे, या तो पोलर बियर, और एक दो क्या कहेंगे एक दो फिश टाइप आपको देखने के लिए मिल सकती है, दैट्स इट। मीनवाइल अगर आप देखो तो वास्ट बायोडाइवर्सिटी है माउंटेन रीजन में, ग्रीन माउंटेन रीजन्स में, है ना। तो इस तरीके से ये डिटरमाइन करता है टेम्परेचर। देन फिजियोलॉजी अफेक्ट द रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ग्रोथ, जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग, है ना। हर सीजन में फ्लावरिंग नहीं होती, डिपेंड्स ऑन टू द टेम्परेचर। जर्मिनेशन
कई सारी सीड्स जो है वो परफेक्ट टेम्परेचर में ही जर्मिनेट होती है। ग्रोथ, हर किसी की ग्रोथ जरूरी नहीं है कि मतलब टेम्परेचर वाइज ही उसकी ग्रोथ होती है। प्लांट्स की तो आप समझ ही सकते हो कि प्लांट जो है वो गर्मियों में पतझड़ का मौसम कहलाता है ना, और वही बारिश में अगर आप देखो परफेक्ट मॉइस्चर कंटेंट, परफेक्ट टेम्परेचर, ब्लॉसम होते हैं, नई पत्तियां आती हैं। ट्रांसपिरेशन रेट भी अफेक्ट करता है एज वेल एज रेस्पिरेशन रेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ओके, and then how would be the morphology and behavior influence the body size? ओके, बर्गम्स रूल अगर आप देखो तो इसमें बड़ा ही कहलाता है कि बॉडी साइज जो है वो इक्वेटर तक जाते जाते कम हो जाती है, और इक्वेटर से अगर आप पोल की तरफ बढ़ते हो तो बॉडी साइज बढ़ जाती है। ठीक है, देन अपेंडेज लेंथ, एलन्स रूल कहते हैं उसको। ठीक है, देन कोरेशन दैट इज क्लोजर रूल इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट अडेप्टेशन लाइक लीफ साइजेस। आप देखो माउंटेन्स के जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ साइज काफी ज्यादा बड़ी होती है ना, क्योंकि बहुत अच्छा फेवरेबल टेम्परेचर है। वही अगर आप थोड़ा कम, आप अगर हाई टेम्परेचर एरिया में जाओगे लाइक डेजर्ट में, तो वहां आपको ज्यादा से ज्यादा कैक्टस प्लांट मिलेंगे जिनमें लीव्स बहुत रेयर मिलेंगे आपको, और लीफ भी मिलेंगे तो उसकी थिकनेस ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू बाकी माउंटेन रीजन के आप कोई भी पत्ती उठा लो, उसकी थिकनेस हार्डली 0.5 mm से 1 mm रहेगी, हार्डली 2 mm कोई पत्ता मिल जाएगा, है ना। बट वही अगर आप कोई डेजर्ट के प्लांट्स उठा लो तो उनकी थिकनेस बहुत ज्यादा रहती है, राइट। तो इस तरीके से बाकी एनिमल्स भी अफेक्ट होते हैं, उनकी लेंथ, बॉडी साइज एंड ऑल ऑफ द स्टफ विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर। Now the types of organisms established by the temperature tolerance. टेम्परेचर कितना वो टॉलरेट कर सकते हैं उस हिसाब से उनके टाइप्स दिए गए हैं। 4 टाइप्स है, दैट इज यूरीथर्मल, देन स्टेनोथर्मल, देन पोकिलोथर्म्स एंड होम होम्योथर्म्स। ठीक है, ये 4 तरीके से 4 टाइप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के। फर्स्ट विल सी यूरीथर्मल, टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर लाइक अ ह्यूमन जो है अपने आप को, और शिप्स है ना, शिप्स भी है अपने आप को बहुत ठंडे रीजन में भी एडप्ट कर लेती है और बहुत ज्यादा गर्म रीजन में भी वो रह सकती है। ठीक है, देर आर सर्टन सर्कमटेंसेस, ओके, extreme, I'm not saying about extreme high temperature and extreme cold temperature, wide range of temperature में ये लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे, ह्यूमन और शिप। देन स्टेनोथर्मल, रिस्ट्रिक्टेड टू द नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सिर्फ उतने ही टेम्परेचर में वो रहते हैं, जैसे कि आप प्लांट स्पीसीज देख लो, कैक्टस हाई टेम्परेचर पे ही वो ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे और उनका डेवलपमेंट भी वहीं ज्यादा अच्छे से होता है। लाइकवाइज कैमल, कैमल को आप ठंडी वाले रीजन में नहीं ला सकते, उनका एक पर्टिकुलर नैरो टेम्परेचर है कि 35 से ज्यादा ही डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर है तो ही कैमल का सर्वाइवल रेट, रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा उसी थर्मल, उसी टेम्परेचर रीजन में एज कम्पेयर टू अदर एनिमल। देन पोइकिलोथर्म्स, बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द एनवायरमेंट लाइक रेप्टाइल्स, है ना। सांप देखो ठंड में गर्म हो जाता है और गर्मी में ठंडा कर लेता है अपने आप को, वो अपने एनवायरमेंट के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर सेट करते रहते हैं, है ना। कई बार ये एनिमल्स ऐसे होते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए सोलर रेडिएशन का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। देन होम्योथर्म्स मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर लाइक मैमल्स, बर्ड, इनका एक ही टेम्परेचर रहता है। ये इसीलिए बर्ड्स सबसे ज्यादा माइग्रेट होते हैं क्योंकि टेम्परेचर वाइज वो माइग्रेट होते हैं, है ना। उनका मेजर कॉज होता है टेम्परेचर, उनका एक ही बॉडी टाइप होता है, एक ही बॉडी टेम्परेचर होता है। तो अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी जहां वो अभी रह रहे हैं तो पट से माइग्रेट कर लेते हैं दूसरे टेम्परेचर जोन में कि जहां उनको कंफर्टेबल बॉडी टेम्परेचर, सॉरी एनवायरमेंटल टेम्परेचर मिल जाए ताकि सरवाइव हो सके। गॉट इट। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को?
हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके 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 डन। आज तो सिर्फ 4 ही स्टूडेंट है ना? कोई और ज्वाइन ही नहीं किया है। आज संडे है ना? अरे पर फिर भी नहीं नो मैडम, प्रॉब्लम। क्या है 3 दिन का छुट्टी है ना। मैं भी अभी हाँ, ये भी एक 7-10 को रीजन है। ज्वाइन हो गया। मैं अच्छा भी 7-10 नो को प्रॉब्लम। ज्वाइन हो गया। हम्म। मैडम कोई ना। संडे को दोपहर में रख सकते हैं क्या मैडम? हाँ हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। दोपहर में तो मैं मोस्ट कंफर्टेबल हूँ एज कम्पेयर टू इवनिंग में। हाँ, तो ये ये इवनिंग लास्ट का ऑर्डर टाइम अदर। भी मुझे हाँ मैं बात करती हूँ। अगर सब कोई कंफर्टेबल है तो मैं संडे को आफ्टरनून या हाँ, मॉर्निंग कोई भी टाइम रख सकती हूँ। ये इवनिंग का yes. ये जो We 7 we बजे will वाला check with टाइमिंग है। college. हाँ विल चेक। I'll ask to हाँ, yes. Kadam sir. I'll ask to Yes, Kadam of sir. course. If he is allowing me, then I'll definitely go with afternoon batches or morning batches. Not early morning, but at least 10-11 बजे अगर आप join हो जाते हैं तो है ना Sunday। क्योंकि Yes, we'll ये ask to टाइमिंग the other मुझे भी But बिल्कुल sponsor. comfortable madam, जी we जी। need to confirm with others also. जिस दिन सब लोग available रहेंगे ना, उस दिन पूछते हैं and we will take a call if I everyone don't is Yes. think so. comfortable. आई डोंट थिंक सो। अब कोई अवेलेबल इतना ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा बिकॉज रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है तो सब कोई सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे इस टाइप से। मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि कोई अभी अवेलेबल रहेगा। बस तीन Mr. चार। मुझे तो लगता है Yeah. लास्ट यूनिट तक के एक बंदा भी रहा तो बहुत मुश्किल की बात है। Mr. Kadam will नहीं check with होंगे। all by communication, हाँ and then definitely we will we have to check decide. and then we'll convert these batches into the at least for Sunday we'll convert these batches into the afternoon। evening batches are so hectic। अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम सैटरडे को भी 6 बजे से ले सकते हैं पर आप लोगों के ऑफिसेस रहते हैं शायद है ना? हाँ, Yeah, सैटरडे yeah, ऑफिस है। yeah. तो ठीक है कोई ना तो हम सैटरडे After 7 बजे 7 it's रखेंगे। okay. हाँ मैडम, ये प्रेजेंटेशन शेयर करो ना। जी बिल्कुल बिल्कुल ओके। कल का भी। कल का मैंने ग्रुप में डाला है आप देख लीजिए। अच्छा, और ओके। और उसके पहले वाला अपना फर्स्ट वो भी मैंने जो दिया था। हुआ है ग्रुप में है ना? अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ बिकॉज शायद हाँ, यूनिट 1 का है शायद। देखता हूँ चेक कर। हाँ अभी पहले लेक्चर पे ध्यान दे दो। लेट्स यस मैम, कंटिन्यू विद यस मैम, दिस टेम्परेचर। ओके यस नाउ मैम। द टेम्परेचर एक्सट्रीम एंड एडेप्टेशन। ओके जहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीम रहेगा वहां पे हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हीट एंड जहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा एक्सट्रीम कम रहेगा वहां पे हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे कोल्ड। ओके नाउ हीट can increases the respiration, okay, causing starving plant adapt with a succulents and scunant stomata। सी ये जो टर्मिनोलॉजी है सक्सुलेंस एंड स्टोमाटा ये प्लांट में क्या कहते हैं टेम्परेचर को लेके है। वो क्या करती है एक पतली सी लेयर अपने ऊपर फॉर्म कर देती है लीफ के ऊपर। ठीक है ताकि उसका जो ट्रांसपिरेशन रेट है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर होगा हाई ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा उतनी जल्दी जो प्लांट का ग्रीनरी है वो कम होता जाएगा और पत्ते जो होते हैं वो पीले होते हैं है ना? जैसे कि ठंड से सडनली गर्मी शुरू जब होती है फरवरी के बाद अगर आप देखो तो मैक्सिमम ट्रीज के पत्ते पीले हो जाते हैं क्योंकि वहाँ ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता है। ठीक है सेम थिंग अगर आप देखो हाई टेम्परेचर एरिया में एनिमल्स में रेस्पिरेशन ज्यादा होता है। वो ज्यादा क्योंकि उनको ऑक्सीजन वहां पतला होने लगता है। पतला मीन्स उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा एज कम्पेयर टू नॉर्मल एयर में जितना है वो थोड़ा कम होने लगता है तो वहां रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होता है। मीनवाइल अगर आप कोल्ड रीजन में देखोगे कैन इंड्यूस डॉर्मेसी और चिल कोमा भी उसे कहते हैं। देन प्लांट एडप्ट स्मॉलर लीव्स dormant seeds animal may develop a thicker fur or pigmentation। ये तो जरूरी है एनिमल अपने आप में फर डेवलप कर लेता है लाइक पोअर बिलर सॉरी क्या कहेंगे पोलर बियर और पिगमेंट्स अपने आप में जैसे पेंगुइन में एक पिगमेंट बाहरी जो लेयर है उसकी पूरी काली है पिगमेंटेड हो जाती है ना?
ताकि वो अपने आप में हीट रिटेन कर सके। देन प्लांट में देखो तो उसके लीव्स जो है वो एकदम छोटे छोटे हो जाएंगे। जो आप देखोगे कोल्ड रीजन के जितने भी प्लांट्स है उसके लीव्स काफी छोटे हैं। डोरमेंट सीड्स होती है इनकी, सीड्स भी आपको अगर देखो तो डोरमिनेट फॉर्म में होती है। इसी को चिलकोमा कहते हैं जूलॉजी के टर्म में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल ग्रेडियंट। और टेम्परेचर कैसे कैसे वैरी होता है विथ लैटिट्यूड अल्टीट्यूड, ये सब हम देखेंगे। लैटिट्यूड आपका जो अर्थ का सरगम फरन से इक्वेटर अगर आप उसे कहोगे, और मतलब लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस जो कहेंगे उसे हम लैटिट्यूड कहेंगे, और अल्टीट्यूड जो हाईएस्ट डिस्टेंस है अर्थ का वो कहेंगे। हमारे लैटिट्यूड अल्टीट्यूड कोऑर्डिनेट्स आते हैं। हम जब गूगल मैप पे कोई भी एक प्लेस डालते हैं ना तो उसमें लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड होता है। लैटिट्यूड हर एक कंट्रीज का, या तो फिर क्या हो, अब तो गूगल मैप आ गया तो उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट सेट करके रखा है कि यहाँ से ये कितना डिस्टेंस होगा तो उसे लैटिट्यूड में कहेंगे, और कितने हाइट पे उसे हम अल्टीट्यूड कहेंगे। Latitude temperature decreases from equator to the poles. Altitude temperature decreases with increase in altitude. ये तो हमने कल ही देखा है, altitude वाला पार्ट है ना टोपोस्फियर में। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा, है ना, ट्रोपोस्फियर में। तो सेम लैटिट्यूड में भी है। जो आपका इक्वेटर सबसे हॉट है, और जब आप जैसे जैसे लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे अर्थ के, तो पोल पे सबसे ज्यादा कोल्ड है, टेम्परेचर वहां डिक्रीज होता है। देन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक वर्सेस टेरेस्ट्रियल, यहाँ पे टेम्परेचर कैसे वेरी होता है, यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा है वो देखेंगे। दैट इज वाटर हैज अ लेस टेम्परेचर वेरिएशन देन अ लैंड। ओके, जमीन जो है वो, मैम, हाँ जी, what is terrestrial? टेरेस्ट्रियल इज नथिंग बट, क्या कहेंगे, लैंड पे जो भी इकोसिस्टम है उसे हम टेरेस्ट्रियल कहेंगे, और जो पानी में इकोसिस्टम है उसे हम एक्वेटिक कहेंगे। ओके, Okay. so water has a less temperature variation than a land. जैसे कि मैंने कल ही बताया था, डेजर्ट इकोसिस्टम दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लैंड स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, एज कम्पेयर टू रात में वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। पर पानी के साथ ऐसा नहीं है, वो जल्दी अपना टेम्परेचर इतने इमीडिएट सिचुएशन में नहीं बदलता है एज कम्पेयर टू लैंड। सो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जनरली हैव अ नैरोअर टॉलरेंस रेंज एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल। जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है जो भी लैंड पे रहते हैं वो सारे हाई रेंज ऑफ क्या कहेंगे टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। ओके, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय टॉलरेंस ऑफ द what we can say temperature. I think I have already covered this thing, that is eurothermal and stenothermal, दो और ग्रुप्स है इसके, है ना, ऑलरेडी शायद स्लाइड वापस रिपीट हो गई है। Okay, eurothermal organisms such as human tolerate wide range of temperature, और stenothermal जो बहुत ही कम नैरो रेंज के टेम्परेचर में रहते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एंड देन पिक्लोथर्म एंड होम्योथर्म्स, ओके, ये भी हमने ऑलरेडी देखा है। पिक्योथर्म्स को हम कोल्ड ब्लडेड कहेंगे और होम्योथर्म्स को वार्म ब्लडेड कहेंगे। मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जो कि बर्ड्स होते हैं, और जो कोल्ड ब्लडेड जो कि रेप्टाइल्स जनरली होते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम भी दी गई है अच्छी वाली, that is a x-axis showing environmental temperature and y-axis showing metabolic rate और heat production। तो दोनों होमियोथर्म्स और पिक्योथर्म्स का एक क्रॉस सेक्शन बनता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये डायग्राम के बेसिस पे आपको एमसीक्यूज में कुछ पूछा जाएगा, तो रेफर दिस डायग्राम वेरी केयरफुली। ओके, तो पिक्योथर्म्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उनका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा एज कम्पेयर टू होमियोथर्म्स। अगर आप देखो तो उनका कम टेम्परेचर में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म रहेगा एज कम्पेयर टू द हाई टेम्परेचर, क्योंकि वो वार्म ब्लडेड है, ऑलरेडी वो इतने गर्म है, तो उनका मेटाबॉलिक जो रेट है वो कम बॉडी टेम्परेचर में सबसे ज्यादा रहेगा। ओके, दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क, एनवायरमेंटल सिस्टम वर्क है, इसीलिए सेल्फ सस्टेनिंग है ना। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है।
नाउ द टेम्परेचर बेल्ट्स के हिसाब से कौन कौन से जोन्स बनाए गए. टेम्परेचर बेल्ट्स और यू कैन से हीट जोन्स आर द रीजन ऑफ द अर्थ डिफाइंड बाय द एवरेज टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड. Okay, there are three zones. Okay, toroid zones, temper zones or fridge zone. Toroid zone, the hottest zone closest to the equator. Then temperature zone, a moderate zone, uh, और फ्रीज जोन द कोल्ड जोन. पोलर जो रीजन आते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल उसे हम फ्रीज जोन कहेंगे. टेम्परेचर जोन इक्वेटर के बाद में एक छोटी लाइन आती है सब इक्वेटर करके, वो अगर आप देखो तो मॉडरेट जोन टेम्परेचर जोन कहा जाता है उसे. ठीक है. द हाईएस्ट टेम्परेचर बेल्ट रन थ्रू द नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड साउदर्न यूएसए. Okay, and lowest temperature are experienced over the Greenland और अंटार्कटिका. ओके, ये जो है ये लोवेस्ट टेम्परेचर के रीजन है और यू कैन से फ्रीज जोन के रीजन है. और हाईएस्ट टेम्परेचर टोरॉइड जोन देखो तो नॉर्दर्न अफ्रीका जो सबसे फेमस सहारा डेजर्ट है. देन वेस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो हमारा राजस्थान है. देन साउदर्न एशिया, साउदर्न यूएसए लाइक मेक्सिको, है ना. ये सारे जो है वो इक्वेटर के पास वाले रीजन है, ये टोरॉइड जोन में कहते हैं. और बचे हुए जो है यूरोपियन कंट्रीज, देन रशिया कंट्री, दीज आर द टेम्परेचर जोन और यू कैन से मॉडरेट जोन, मॉडरेट टेम्परेचर जोन. ओके, देन कार्डिनल पॉइंट्स, ये आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है मैक्सिमा, मिनिमा एंड ऑप्टिमा के नाम से. ठीक है. व्हाट इज कार्डिनल? कार्डिनल टेम्परेचर रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, okay, that define the boundary of growth, development and survival of the organisms. एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, वहां तक वो पर्टिकुलर स्पीसीज जिंदा रह सकती है और एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है. ठीक है, जहां तक वो स्पीसीज जिंदा रह सकती है, सर्वाइवल रेट. ओके, मिनिमम एंड मैक्सिमम. अब आता है ऑप्टिमम. ऑप्टिमम मतलब मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म. वहां पे वो एक्चुअली अपना ग्रोथ, वहां सर्वाइवल नहीं आता है, वहां आता है आपका ग्रोथ, कि कितना आप ग्रो कर सकते हो, कितना आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, कितना मल्टीप्लाई हो सकते हो, दैट, और कितना अपने आप को अपने आप की सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो, वो आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर और यू कैन से ऑप्टिमा. नाउ लेट्स बिगिन विद द मिनिमा और मिनिमम टेम्परेचर. द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच organism can grow, survive or reproduce. Below this point growth is stop. एक वो टेम्परेचर, उसके बाद में वहां पे आदमी का ग्रोथ क्या, उसका सर्वाइव ही जीरो हो जाता है, उसे हम कहेंगे मिनिमा. Then maxima, we'll see first maxima, then coming towards the optima temperature. Now maximum temperature, the highest temperature at which organism can grow, survive, and above this heat stress lead to damage or death. Mean same thing applied to the minimum temperature. Then now optima, or you can say optimum temperature, a specific temperature range where organism experience the highest rate of growth, metabolic activity. This is often around 20 degrees Celsius for many organisms. And अगर आप देखो तो ह्यूमन बीइंग का भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो वो बहुत फेवरेबल कंडीशन में रहता है, ना ज्यादा गर्मी लगती ना ज्यादा ठंड, बहुत फेवरेबल है. उसका रेस्पिरेटरी जो आप देखो, क्या कहेंगे उसे, हम रेस्पिरेशन कहेंगे, रेस्पिरेशन रेट कहेंगे, वो भी नॉर्मल रहता है. सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी एकदम नॉर्मल स्मूथ कंडीशन में चलती है. और ये आइडियल 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो जनरली हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, जहाँ ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी होती है, जैसे कि गाँव. नो पोल्यूशन, पोल्यूशन की वजह से कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता. अब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर को, है ना. इसलिए गांव की हवा ज्यादा प्यूरिफाइड होती है, वहां का टेम्परेचर बैलेंस रहता है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है ना. तो काफी ज्यादा अच्छा मेटाबॉलिक एक्टिविटी वहां पे रहती है. दैट इज नथिंग बट अ ऑप्टिमम टेम्परेचर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज अ सोलर रेडिएशन. अब तक ये था, अब तक हमने पढ़ा अबॉयटिक फैक्टर टेम्परेचर. नाउ second abiotic factor, that is a light or you can say solar radiation. In your syllabus they have clearly mentioned solar radiation. ठीक है.
सोलर रेडिएशन और लाइट भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो whenever we are going to talk about the solar radiation, it has a electromagnetic spectrum. It has a particular band, wavelength. wavelength आती है, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे फिगर में शो हो रही है कि वेवलेंथ, ये जो दो क्या कहेंगे उसको हम, ये जो दो स्लोप्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम एज अ वेवलेंथ रेफर करते हैं, ठीक है। तो छोटी वेवलेंथ से लेके बड़ी वेवलेंथ, यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ हो रही है, यहाँ पे बड़ी वेवलेंथ हो रही है, बट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है जहाँ पे एक्चुअली सोलर रेडिएशन हमें देखने के लिए मिलती है। 99.9% solar energy is between this wavelength, that is 200 to 260 nanometer. ओके यही एक्चुअली अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड के बीच की वेवलेंथ आप जो कहोगे वो एक्चुअली सोलर रेडिएशन के स्पेक्ट्रम में आती है, ठीक है। और जो हमें दिखती है इंफ्रारेड, जैसे कि इंद्रधनुष या रेनबो जहाँ पे फॉर्म होते हैं, वो विजिबल लाइट होती है ना, और रेस्ट ऑफ द इंफ्रारेड बन जाती है, और उसके पहले की 5% अगर आप देखो तो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ठीक है। नाउ अल्ट्रावायलेट रेज इन infrared, these are the energy absorbed by the water vapor and atmospheric gases at the absorption band, okay। But जो infrared होती है, at a distance we have from the sun, total solar distance is approximately, okay, this is not related to our part, but ये जो अल्ट्रावायलेट, ये जो आपकी विजिबल लाइट के बाहर वाली जितनी भी वेवलेंथ है, वो चाहे अल्ट्रावायलेट रीजन हो ये वाला 5% या फिर 53% इंफ्रारेड हो, ये जनरली एब्सॉर्ब किया जाता है वाटर बॉडीज से और एटमॉस्फेरिक गैसेस से, okay। Rest of the visible light, you can say it is used by the what we can say प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ये विजिबल लाइट को, ये वाली पर्टिकुलर बैंड को यूज करते हैं, 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर लेंथ को, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है प्रोड्यूसर में, और बाकी एज अ विटामिन डी सोर्स हम क्या कहते हैं, हम लोग भी, मतलब ह्यूमन बॉडी एंड अदर एनिमल्स also capture this type, also absorb this wavelength, okay। So ये broad distribution हुआ electromagnetic spectrum of the solar radiation coming from the sun. Now solar radiation or insolation act as a primary abiotic ecological factor and fundamental energy sources for the biosphere. It also influences the temperature of the earth, okay। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, टेम्परेचर एंड सोलर रेडिएशन, इसलिए कई सारी चीजें यहाँ पे आपको रिपीट भी मिलेगी, ओके। नाउ दिस आल्सो इंक्लूड्स, किसी का ना माइक शुरू है, प्लीज क्या माइक म्यूट कर दोगे, ओके, थैंक यू। नाउ कहाँ पे है, okay, the solar radiation also driving the photosynthesis, then climates, organic metabolisms, it hampers all of this stuff, okay। It जैसे कि मैंने बताया, it encompasses of the ultraviolet rays having wavelength less than 300 nanometer and visible light ranging from 380 to 710 nanometer। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली वेवलेंथ विजिबल लाइट की एटलीस्ट, ओके। ये पूछी जा सकती है आपको एमसीक्यूज में, ओके, गॉट इट। नाउ द then there are the infrared radiation more than 710 nanometer, जितनी भी वेवलेंथ होगी 710 के above वो इंफ्रारेड कहलाएगी। That is not good for the survival for any other animal, okay। Impacting plant growth, behavior and ecosystem productivity. Obviously sun का जो रेडिएशन है वो अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बीच में है तो वहां पे आपकी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी या फिर कोई भी स्पीसीज की प्रोडक्टिविटी देखो वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। अगर
उसके टॉलरेंस लिमिट के बाहर है तो वहाँ प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। देन इंटेंसिटी वैरीज विद द लैटिट्यूड, सीजन एंड टाइम ऑफ द डे। ये तो सभी को पता है, सूरज की गर्मी जो है वो दोपहर में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग एंड इवनिंग। मीनवाइल लैटिट्यूड एंड सीजन पे भी डिपेंड करता है सोलर की रेडिएशन। Solar radiation is a fundamental abiotic ecological factor with its intensity. Intensity को अगर हम define करें तो amount of energy per unit area per time. Okay, then duration, photo period, or you can say day length. एक दिन की कितनी लंबाई है। कई सारे क्या कहेंगे, अर्थ पे ऐसे स्पॉट है जहाँ पे रात ही नहीं होती और कई सारे स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे दिन ही नहीं होता है ना। तो फोटो पीरियड या फिर जहां तक हमें लाइट दिखती है उसे हम ड्यूरेशन कहेंगे, और इंटेंसिटी कितने अमाउंट में एनर्जी आ रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, this solar radiation acting as a primary driver for survival, growth, distribution of the species and behavior of the living organism. It provides a behavior of the living organism. ज्यादा गर्मी में ज्यादा खोपड़ा गर्म हो जाता है ऐसे कहते हैं ना, तो ऑब्वियसली सोलर रेडिएशन इन्फ्लुएंस करती है ना आपके बिहेवियर को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को। Now coming towards the next, that it provides the energy required for the photosynthesis in a plant and determines the thermal environment for all the ecosystem. मैम आपका आवाज कम ज्यादा हो रहा है। सॉरी वो क्या माइक्रोफोन थोड़ा दूर हो गया इसीलिए ऐसा हो गया। Okay, I'll take care. Now okay, it photosynthesis के लिए तो सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है और फेवरेबल रेंज में होना चाहिए सोलर रेडिएशन, अदरवाइज सोलर रेडिएशन नहीं रहेंगे तो प्रोड्यूसर नहीं रहेंगे, रेस्ट ऑफ द फूड चेन विल गोइंग टू कोलैप्स। ओके, नाउ अफेक्ट ऑफ द सोलर इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी में आ रही है। ओके, उसके क्या क्या इफेक्ट है। सबसे पहले प्राइमरी इफेक्ट आएगा फोटोसिंथेसिस एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द इंटेंसिटी ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन अगर आप देखो तो 400 to 700 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ होती है। या तो फिर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द मोस्ट फेवरेबल रेंज ऑफ द सोलर रेडिएशन फॉर द फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट। तो अलग अलग रेंज दी जा सकती है, तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट इट। इट इज रेंजिंग फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर। ओके, which determines the rate of photosynthesis. कैसा फोटोसिंथेसिस होगा प्लांट और अगर आप देखो तो जो 500 और 550 की जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है उसमें आप देखो वहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स, उनकी ग्रोथ ज्यादा रहेगी, उनमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि वो मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर है किसी भी प्लांट के लिए। ओके, मोस्ट फेवरेबल सॉरी वेवलेंथ है किसी भी प्लांट के लिए। Now plants adapt to the specific light intensity, like heliphites require a high light for maximum growth, while psiophytes thrives in a low light. ये दो species हैं plants के जो जिनको बहुत ज्यादा हाईलाइट चाहिए और सायोफाइट जिनको बहुत कम लाइट चाहिए, जैसे कि इंडोर प्लांट्स एंड आउटडोर प्लांट्स। सिंपली अगर आपको ध्यान में रखना है तो हेलीफाइट्स मतलब आउटडोर प्लांट्स, सायोफाइट्स मतलब इंडोर प्लांट्स। Extreme high intensity can damage the photosynthetic mechanism. Extreme high intensity मतलब जहाँ पे वेवलेंथ सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो फोटोसिंथेसिस को हैम्पर कर देगी। सबसे पहली बात तो वो जो भी सेल स्ट्रक्चर है आपके क्या कहते हैं उसमें प्लांट में, सबसे पहले वो सेल आउटर सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगी। हाई इंटेंसिटी इंफ्रारेड रेडिएशन, सेम चीज आपके एनिमल्स में भी आएगी अगर आप हाई वेवलेंथ पे जाएंगे, हाई इंटेंसिटी सोलर रेडिएशन पे जाएंगे जिसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है, तो सबसे पहले सेल्स को डैमेज करती है ना, सेल स्ट्रक्चर को डैमेज करती है, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं होती है, हाई इंटेंसिटी और हाई वेवलेंथ सोलर रेडिएशन। देन प्लांट स्ट्रक्चर, also the solar radiation defines the plant structure. The intense direct sunlight can lead to the smaller thicker leaves
with specialized cell. while जैसे कि मैंने पहले ही बताया कैक्टस एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है. हाई इंटेंस जहाँ पे सोलर रेडिएशन है, डायरेक्ट सनलाइट आता है, वहाँ पे छोटे छोटे लीव्स होंगे, ज्यादा थिकनेस वाले लीव्स होंगे. while indirect or shaded light produce a thinner larger leaves with more chlorophyll to capture the light. वहाँ पे chlorophyll जो एक कंपाउंड होता है जो ग्रीन कलर का लीफ को बनाता है, पर्टिकुलरली जो एक्चुअली पार्टिसिपेट करता है सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट करने में एनर्जी सोर्स को, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सेल ऑफ प्लांट. ओके, वहां पे उसका नंबर ज्यादा दिखेगा है ना, इसलिए कम कम क्या कहेंगे, कम सोलर रेडिएशन वाले रीजन में आपको प्लांट ज्यादा ग्रीन मिलेगा एज कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी सोलर रेडिएशन वाले जोन्स में. ओके, नाउ एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा सोलर रेडिएशन का. It has a high solar intensity, especially UVB can inhibit the photosynthesis in a phytoplankton and causes DNA damage in an aquatic organism. फाइटोप्लैंक्टन ये डिसीज होता है, नॉट नेसेसरी आपको इतना जूलॉजी में जानने की जरूरत है, बट आई एक्सप्लेन टू यू. फाइटोप्लैंक्टन एक डिसीज होता है जो प्लांट्स को कन्वर्ट करता है ग्रीन से येलोइश कलर में. ओके, दैट इज नथिंग बट फाइटोप्लैंक्टन. वहां फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी कम हो जाती है, नंबर्स ऑफ क्लोरोफिल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और उनके नंबर्स भी कम होने शुरू हो जाते हैं. हाई सोलर इंटेंसिटी में ये सब चीजें होती है, डीएनए डैमेज हो जाता है एक्वेटिक एनिमल्स का. Then high intensity causes a high rate of evaporation which lead to the lower water levels. ये तो नॉर्मल सी बात है. Then temperature regulation. Of course, high intensity increases the surface and ambient temperature. Okay, which drives the evaporation and influencing water, air and soil temperature. अगर हाई सोलर रेडिएशन है तो मॉइस्चर कंटेंट भी अफेक्ट करेगा. अगेन यहाँ पे एक पैरामीटर मिसिंग है और यू कैन से इन वाटर इट कवर्स द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर एज वेल एज. Now moving towards the next effect of the duration of sunshine, or you can say day length or photo period. फोटो पीरियड भी इसे नाम दिया है और डे लेंथ भी कहा गया. क्या क्या अफेक्ट आएंगे, सबसे पहले तो सीजनलिटी इफेक्ट करती है. ठीक है, सीजन वाइज. Now, a plant and animal uses the length of light period, okay, or photo period to determine the time of the year and triggering psychological changes like flowering, tuber formation or migration. ये जो डे लाइट की इंटेंसिटी है वो सीजन डिफाइन करती है अर्थ के लिए, बट ये प्लांट्स के लिए ब्लूमिंग कब करना है, कब उनको फूड स्टोर करके रखना है. अभी इस मौसम में ब्लूमिंग नहीं करना है, अदरवाइज एनर्जी ज्यादा लॉस्ट होगी ब्लूमिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए. तो इस तरीके से इंटेंसिटी, डे पीरियड कितना है, फोटो पीरियड कितना है, डे लेंथ कितना है, तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिफाइन करता है. माइग्रेशन डिफाइन करता है एनिमल्स में, बर्ड्स में, है ना. Then critical night length. For many plants, the duration of uninterrupted darkness, okay, night length is more critical than the length of day. Short day plant, or you can say SDP, require a long uninterrupted night to flower. For a long day plant, LDP require a short nights. Okay. Actually, जो plant का mechanism है वो कैसे डिफाइन करेंगे दिन और रात को, प्रोडक्ट अपने आपके फ्लावरिंग या मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, तो वो फोटो पीरियड से ही डिफाइन करते हैं. उनके पास कोई दूसरा सेंस नहीं है फोटो पीरियड के अलावा, फोटो पीरियड सेंस करने के अलावा, है ना. तो वो दो कैटेगरी में डिफाइन हो जाते हैं, एसजीपी और एलडीपी. एसजीपी आते हैं शॉर्ट डे प्लांट और एलडीपी आते हैं लॉन्ग डे प्लांट. ओके, एसजीपी को अनइंटरप्टेड नाइट चाहिए फॉर टू फ्लावर और एलडीपी को छोटी नाइट भी चलेगी फॉर ब्लूमिंग. इट्स नॉट नेसेसरी, और वो इंटरप्टेड भी चलेगी, है ना. देन फोटोक्रोम सिस्टम, अगर आप देखो तो प्लांट रिसीव दिस चेंजेस वाया फोटोक्रोम पिगमेंट्स.
PR and PFR, which act as a biological switch to measure the ratio of red to far red light, indicate the length of day and night cycle. See, फोटोक्रोम आप जो भी प्लांट्स है उसके जैसे क्लोरोफिल आता है वैसे ही फोटोक्रोम होता है, वो एक्चुअली मेजर करती है रेशो। विजिबल लाइट्स में रेड एंड फार रेड लाइट होती है, ठीक है। तो रेड लाइट इज अ फेवरेबल फॉर व्हाट वी कैन से for photosynthesis, and far red light is not good for the क्या कहेंगे photosynthesis। जो PR है वो फोटोक्रोम रेड लाइट पिगमेंटेड है, और जो PFR है वो फार रेड फोटोक्रोम पिगमेंटेशन के लिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है। यही जो दो चीजें हैं ये इंडिकेट करती है लेंथ ऑफ डे एंड नाइट के लिए। जब पिग वैसे तो हमें ये नॉर्मल आंखों से देखना बहुत मुश्किल है, और कई सारे जूलॉजिस्ट है वो इसे काफी अच्छी तरीके से डिफाइन भी करते हैं, काफी अच्छी तरीके से समझते भी हैं। जैसे ही दिन खत्म होने वाला है, हमें विजुअली हम देखते हैं आकाश में जितना भी येलोइश सन है वो हल्का सा ऑरेंजिश होने लगता है, लेकिन जब आप इसे जूलॉजी में समझते हैं तो वो रेड से लेके फार रेड लाइट में कन्वर्ट होता है ना। तो प्लांट को कैसे समझेगा कि अभी दिन खत्म हो गया है और अभी रात शुरू हो गई? हम तो ये देख के समझ जाते हैं एनिमल्स, है ना, पर प्लांट को कैसे समझेगा? जब उस पे रेड लाइट से फार रेड लाइट पड़ने लगती है, बहुत दूर से वो लाल रोशनी आने लगती है, उसकी वेवलेंथ बैंडविड्थ जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसे समझ में आता है नहीं अभी डे खत्म हो गया, अब नाइट शुरू होने वाली है। सेम वाइस वर्सा होता है, कब दिन शुरू होने वाला है? जब फार रेड लाइट से रेड लाइट शुरू हो जाती है ना, PFR से PR शुरू होने लगते, तो उससे समझ में आने लगते नहीं अब रात खत्म हो गई, अब दिन शुरू हो गया। तो ये एक स्विच पॉइंट है प्लांट्स के बीच में, है ना, उसे हम कहते हैं फोटोक्रोम सिस्टम। तो फोटो पीरियड जो है ये डिफाइन करता है फोटोक्रोम सिस्टम कैसा काम करेगा प्लांट्स के लिए। इसलिए हम कहते हैं ना कई रीजन के जो प्लांट्स है वो वहीं पे ज्यादा अच्छे से पनपते हैं, क्योंकि ये उनके DNA में आ जाते हैं कि हाँ इतना इतना फोटो टाइम रहेगा 7-8 घंटे का, वो उसी हिसाब से कैलकुलेट करके चलते हैं, उनके डीएनए में फिट हो जाता है। अगर हम उस प्लांट स्पीसीज को कहीं और रीजन में फिक्स कर देते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, है ना। कहते हैं हमारे पौधे मुरझा गए। अम, तो जैसे कि कई सारी सब्जियां जो है वो सिर्फ ठंड में ही पनपती है, वो गर्मी में नहीं पनप पाती, है ना। तो ये जो स्विचिंग पॉइंट होता है ये इनका फ्लक्चुएट होते रहता है, जो DNA में डेटा स्टोर है उसके हिसाब से। तो उस हिसाब से उसका रेट फिर फ्लक्चुएट होते रहता है, और मेटाबॉलिक रेट फ्लक्चुएट होते रहता है, और वो प्लांट मर जाता है कुछ दिनों में। तो ये काफी क्रिटिकल पॉइंट है। ये मुझे ऐसा लगता है स्विचिंग पॉइंट शायद फोटोक्रोम सिस्टम अगर है तो फिर ये पूछा जा सकता है। देन लाइट ब्रेक्स, ओके सॉरी, light breaks. A short burst of the light in the middle of long night can inhibit the flowering in short day plant and promote it in a long day plant. Okay, demonstrating that uninterrupted dark period is a controlling factor. Light break अगर आप बहुत देते हो किसी फ्लावर में तो वो फ्लावरिंग किसी प्लांट को तो वो फ्लावरिंग नहीं कर पाता है ना। उसमें कंटिन्यूअस किसी किसी पौधे को ब्लूम करने के लिए कंटिन्यूअस लाइट ही चाहिए, अनब्रेकेबल लाइट। ओके, नाउ फैक्टर अफेक्टिंग इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, और यू कैन से फोटो पीरियड। फर्स्ट वन इज अ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड अफेक्ट करता है इंटेंसिटी को। अगर आप देखो नॉर्थ एंड साउथ पोल में इंटेंसिटी कम रहेगी ऑफ द सोलर रेडिएशन एज कंपेयर टू द इक्वेटर, और इक्वेटर में ड्यूरेशन आपका सबसे ज्यादा रहेगा, 12 आवर डे लेंथ रहेगा एज कंपेयर टू द हायर पॉइंट्स ऑफ द लैटिट्यूड। ओके, और इक्वेटर में ज्यादा सीजनल वेरिएशन रहेगा एज कंपेयर टू द अदर क्या कहेंगे other regions of the latitude. Now the season and the earth tilt, which is affect the intensity of the duration. सभी को पता है, और अर्थ का जो एक्सिस है वो हल्का सा टिल्टेड है, दैट इज 23.5 डिग्री सेल्सियस।
टिल्ट होने की वजह से ही हम सीजन देख रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर देख रहे हैं। तो वेयर द हेमिस्फीयर इज tilted toward the sun experiencing the higher intensity, थोड़ा सा टेढ़ा है तो सन की तरफ जहाँ झुकाव है वहां पे आपको हायर इंटेंसिटी मिलेगी, और जहाँ सन से थोड़ा दूर अर्थ का रीजन है वहां आपको कम इंटेंसिटी मिलेगी। देन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, सी अगर बहुत ज्यादा क्लाउड कवर है, पोल्यूशन है, वाटर वेपर्स है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू द साफ मौसम में आपको ज्यादा इंटेंसिटी देखने के लिए मिलेगी, एज वेल एज इंटेंसिटी में स्कैटरिंग फॉर्म हो जाएगी, आपको अलग अलग तरह की वेवलेंथ देखने के लिए मिलेगी या महसूस करने के लिए मिलेगी। इसीलिए क्लाउडी वेदर जहाँ पे क्लाउड होते हैं वहां पे आपको रेनबो फॉर्म हो जाते हैं, है ना, सोलर रेडिएशन का। तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं। देन अल्टीट्यूड्स एंड द स्लोप्स, ओके, हायर अल्टीट्यूड्स हैव अ क्लियरर एयर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। देन एंगल्स, अगर स्लोपी रीजन है तो वो अफेक्ट करेगा डायरेक्शंस, लाइक साउथ फेसिंग स्लोप्स इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स अ मोर रेडिएशन, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। Now moving towards the next, that is effect of solar radiation on a photosynthesis. सी, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, अगर आप देखो पूरी की पूरी अर्थ सोलर रेडिएशन पे डिपेंड है एज अ एनर्जी सोर्स। फोटोसिंथेसिस ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जो सन की एनर्जी लेती है और कन्वर्ट करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और यू कैन से शुगर। देन इंटेंसिटी एंड प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज सोलर irradiance or radiation typically boosts the photosynthesis, especially in a sun adapted plant, leading to higher crop yield. देखो जो सन की इंटेंसिटी को अडॉप्ट कर लेते हैं वो प्लांट, वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर पाते हैं एज कम्पेयर टू द अदर। हाँ, फेवरेबल उसमें टर्म्स ऐड होनी चाहिए, I'll add it. Then diffuse and direct radiation. कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको डिफ्यूज सनलाइट चाहिए, पार्शियल सनलाइट चाहिए या डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होता है। देन एक्सेस रेडिएशन एंड फोटो इनहेबिटेशन, ओके, एक्सेसिव लाइट कैन कॉजेज फोटो इनहेबिटेशंस, बहुत ज्यादा लाइट को एब्सॉर्ब भी नहीं करेगी प्लांट के सेल में, बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में लाइट है, वेयर हाई, और उसके वजह से फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, इफिशिएंसी कम हो जाएगी प्लांट और अलगी की। Then UV radiation impact, while 45 to 48% of the solar radiation is a visible light, ultraviolet radiation, especially UVB, can inhibit the photosynthesis in plant and phytoplankton. Okay. जो सोलर रेडिएशन अल्ट्रावायलेट बी जो मैंने पहले बताया था, जो विजिबल लाइट के उस पर फार रीजन पे अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन जो है वो इन प्लांट को फोटोसिंथेसिस में अफेक्ट करेगा। देन एडेप्टिव मैकेनिज्म, प्लांट्स में डेवलप प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म सच एज producing UV absorbing components to produce their photosynthetic apparatus. इसलिए प्लांट्स को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनके डीएनए में जो पर्टिकुलर प्लांट जिस रीजन में रहते हैं और जिस सीजन में होते हैं उसी सीजन में वो वहां देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा उनको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो अपना उनका एडेप्टिव मैकेनिज्म इतना फ्लेक्सिबल होता है, जैसे अशोक का प्लांट सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वो हाईली सोलर रेडिएशन के लिए बना ही नहीं है, वो एक्चुअली माउंटेन रीजन जहाँ पे बहुत ज्यादा आइस होती है उसके लिए बना है वो प्लांट, बट फिर भी वो इतना एडेप्टिव है, अपने आप को, अपना नेचर उसका इतना है कि वो कहीं पर भी ग्रो हो सकता है ना। Then light compensation point. First of all, we'll see the definition. The point where the rate of photosynthesis is equal to the rate of respiration, causing zero net gases exchange. That is nothing but a light compensation point. ये ऐसा समझो कि ना लेना है ना देना है, ठीक है, जीरो हो जाएगा, हम जितना ले रहे हैं उतना ही दे रहे हैं, तो उसमें नेट अगर आपका देखो तो जीरो ही हो गया ना, जितना लिया उतना दे दिया, 10 रुपए लिया 10 रुपए वापस कर दिया तो जीरो हो गया, और वो इमीडिएट एक्शन हो रहा है ना, नॉट टाइम बहुत ज्यादा प्रोसेस लग रहा है तो उसमें इंटरेस्ट कुछ लगेगा, ब्याज कुछ लगेगा, हाँ तुरंत हो रहा है, फोटोसिंथेसिस तुरंत गैस ले रही है, तुरंत
छोड़ रही है, रेस्पिरेशन रेट इक्वल हो जा रहा है उसका, ठीक है। डायनामिक्स बिलो दिस पॉइंट ऑफ कंपनसेशन पॉइंट, बिलो द कंपनसेशन पॉइंट प्लांट रिलीजेस मोर CO2 थ्रू द रेस्पिरेशन देन दे फिक्स, लीडिंग टू द नेट लॉस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। इस पॉइंट के नीचे अगर आप देखो तो CO2 ज्यादा प्लांट देगी एटमॉस्फेयर को और लीड करेगी नेट ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा लॉस में। वैल्यूज, द सन प्लांट्स जनरली हैव अ हायर लाइट कंपनसेशन पॉइंट, ऑब्वियसली जो सन प्लांट है ना, उनका हायर कंपनसेशन पॉइंट रहेगा, लाइक 100 to 400 feet of the candles or 100, ये आई डोंट नो कैंडल्स कहाँ से आए, 100 to 400 to the shaded plants। ये शायद कहीं तो कुछ तो गलत पॉइंट मैडम आपकी आवाज जा रही आ रही है। ओके, ये जो पॉइंट है ये मैं क्लियर करूंगी। ये 100 to 400 फीट कैंडल्स जो लिखा गया है ये मैं पॉइंट क्लियर करके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। बट वैल्यूज अगर देखो तो सन प्लांट जो हायर कंपनसेशन, हाईलाइट कंपनसेशन पॉइंट है वहां पे जो सन प्लांट है उसका हायर रेट रहेगा कंपनसेशन का, और जो शेडेड प्लांट है उसका ऑब्वियसली कम ही रहेगा। सिग्निफिकेंस देखो द कंपनसेशन पॉइंट का, तो प्लांट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग एट अ पॉइंट बिकॉज नॉन ग्रीन रेस्पिरेशन टिश्यू विल कॉजेज अ टोटल नेट लॉस। वहां पे कंपनसेशन पॉइंट अगर बहुत ज्यादा देर तक सस्टेन रहता है तो प्लांट का सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड abiotic factor, that is a water. Water is a fundamental factor for a living organism. It is a transparent, tasteless, odorless substance essential for all life existing naturally as a solid, तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके, आइस, वाटर एंड स्ट्रीम के फॉर्म में अर्थ पर, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कल भी देखा था हमने। ये जनरली ओशन, लेक, स्ट्रीम्स यहाँ पे प्लैनेट में मौजूद है इस फॉर्म में, आइस, ग्लेशियर और भी चीजें हैं, ठीक है। इट इज बीइंग वाइटल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड क्लाइमेटिक रेगुलेशन। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें तो केमिकल फॉर्मूला उसका H2O, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स है हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का, कम टुगेदर आते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड करता है दोनों भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में और बनता है वाटर। स्टेट्स देखो तो तीनों स्टेट में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। सॉल्वेंट, एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। डेंसिटी अगर देखी जाए, मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सप्लेन व्हाई द आइस फ्लोट, ओके। देन नेक्स्ट देखो तो इम्पोर्टेंस, लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक कंपोनेंट है हर एक ऑर्गेनिज्म के, ब्लड के, सेल के। देखा तो 75% तो पानी ही होता है। देन एनवायरमेंट अगर देखो तो शेप ऑफ द अर्थ सरफेस रेगुलेट द टेम्परेचर एंड क्रूशियल फॉर द इकोसिस्टम्स। अलग अलग अर्थ के शेप्स, मतलब नॉर्थ पोल का जो सर्कुलर शेप है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के शेप्स की वजह से अलग अलग टेम्परेचर को रेगुलेट करके अलग अलग फॉर्म्स में रहता है। देन ह्यूमन सर्वाइव, देन सोसाइटी के लिए देखो तो बहुत जरूरी है, गुड सोर्स ऑफ फूड, एनर्जी, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी इतनी है कि ग्लोबल वाटर क्राइसिस तक पहुंच चुकी है वाटर की, है ना। इस तरीके से वाटर एज अ लिमिटिंग फैक्टर, अगर आप इस लिमिटिंग फैक्टर देखो तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द Liggins law, the minimum or Plackman's law, the growth and reproduction of the organism are restricted by the resources present in a minimum quantity. Minimum quantity में कितने अच्छे से वो growth और reproduce कर रहा है, that is nothing but a water as a limiting factor. Now, the terrestrial ecosystem, water is often the primary limiting factor for a plant growth and dedicating ecosystem productivity. ये प्राइमरी लिमिटिंग फैक्टर है प्लांट ग्रोथ के लिए और इकोसिस्टम के प्रोडक्टिविटी के लिए भी, फोटोसिंथेसिस के लिए भी वो लिमिटिंग फैक्टर है। लैक ऑफ वाटर ट्रिगर द स्टोमेटिक क्लोजर टू द प्रिवेंट द इवेपोरेशन, क्लोजर टू प्रिवेंट इवेपोरेशन।
such as severely reduce the CO2 uptake, limiting photosynthesis efficiency. ओके, अगर हम वाटर को एज अ लिमिटिंग फैक्टर देखो तो अगर ये, और हमें भी पता है कि पानी कभी ना कभी खत्म होगा और थर्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर हमारी पानी के लिए ही होगी, इसलिए ये आपके सिलेबस में आया है वाटर एज अ लिमिटिंग फैक्टर। इस पे क्वेश्चनिंग पक्के से होगी ही होगी, बिल्कुल, फॉर श्योर। देन रेन अगर आप देखो तो डायग्राम में बताया गया है, हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज्यादा रेन होता है, एज वेल एज साउदर्न बेल्ट, वेस्ट साउदर्न बेल्ट ऑफ अगर आप इंडिया का देखो तो एज कंपेयर टू मिडल रीजन में उससे थोड़ा कम होता है, और फिर क्या कहेंगे, वेस्ट साइड में अगर वेस्ट अपर वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साइड में अगर देखो तो कम बारिश होती है। तो इस तरीके से हमारा रेनफॉल है इंडिया का। रेनफॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, तो एनुअल वैल्यूम, औसतन बारिश सालाना कितनी होती है, दैट इज नथिंग बट एनुअल वॉल्यूम। द नेशनल एवरेज अप्रोक्सीमेटली 180 सेंटीमीटर एनुअली, ठीक है। ड्यूरेशन के हिसाब से भी रेनफॉल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। देन प्राइमरी रेनी सीजन मानसून लास्ट रफली अप टू द मैम 100, यस, ये जो हेलो 118 सेंटीमीटर एनुअली है वो जी। पैन इंडिया ऑल ओवर इंडिया की है या पर्टिकुलर रीजन की आप बता रहे हो? नेशन है पूरा इंडिया? हाँ, पूरा नेशन वाइज ही लिया गया है ये डेटा, है ना, क्योंकि उसमें क्या कहेंगे, उसमें इंडिया के लिए ही ये सिलेबस डिजाइन किया गया है ना, तो मैंने इंडिया के ही फिगर्स ओके डाले हुए हैं गूगल से, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको ओके डाउट लग रहा होगा तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना और मुझे भी बता देना, वैसे तो मैंने गूगल से ही देखा है, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है तो एक बार क्रॉस ओके वेरीफाई कर लीजिए, है ना, कोई भी चेंजेस हो तो प्लीज कन्वे टू मी, ओके। नाउ नेक्स्ट, ड्यूरेशन देखा जाए तो मानसून जनरली इंडिया में 100 to 120 डेज के लिए रहता है, रेंज है। देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटेंसिटी, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। इंटेंसिटी वाइज देखा जाए तो हाई, मॉडरेट और लो रीजन्स के लिए हाई उस रीजन को कहेंगे जहाँ पे मोर देन 400 सेंटीमीटर एनुअल वॉल्यूम होता है रेन का। मीन वाइल हैवी और मॉडरेट के लिए हम कहेंगे 100 to 300 सेंटीमीटर, और लो के लिए लेस देन 100 सेंटीमीटर। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे कि मैंने बताया, है ना, वहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। फिर मॉडरेट रीजन में आते हैं ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा। लो रीजन में आते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया लाइक वेस्टर्न घाट्स, और फिर जो राजस्थान इलाका है, कच्छ एंड ऑल द। देन सीजनल स्प्लिट्स, while monsoon bring the bulk of the rain, but the remaining occur 25% pre-monsoon. प्री मानसून में 11.11% होता है, पोस्ट मानसून और विंटर में भी कई बार बारिश होती है, एंड दैट इज 3.5%। ओके, सीजनल स्प्लिट इस तरीके से है। नाउ रीजन वेरिएशन, वेटेस्ट रीजन कहाँ है, तो मेघालय जो है रिकॉर्ड द हाईएस्ट रेनफॉल। ड्राई रीजन देखो द पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, द रेन शैडो एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एक्सपीरियंस लो और infrequent rainfall. Then trends देखो तो data indicate significant decreasing rainfall trends in Chhattisgarh, increasing trends in Konkan and Goa. See, ट्रेन्स वो रीजन है जहां पे हाई फ्लक्चुएशन रहता है बारिश का, कुछ कह ही नहीं सकते कि कितनी बारिश होगी कितनी कम होगी करके, है ना। इंक्रीजिंग ट्रेन्स ये टर्मिनोलॉजी वहां आती है जहां पे हर साल या कहें हर ये जो मानसून का पीरियड होता है उसमें आपको हर दिन या हर वीक के हिसाब से चेंजेस मिलेंगे। आज बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम बारिश हो रही है लाइक 400 सेंटीमीटर, और आज कुछ भी बारिश नहीं हो रही है लाइक 50 सेंटीमीटर। तो इंक्रीजिंग ट्रेन्स अभी फिलहाल इंडिया में कोकन और गोवा, और डिक्रीजिंग ट्रेन्स जहाँ पे हाँ नॉर्मल एक्सट्रीम तो बारिश बहुत दिन तक रह रही है या बहुत कम टाइम के लिए बारिश हो रही है, उसकी कंसिस्टेंसी एक्सट्रीम लो है बट बहुत कम, तो वो छत्तीसगढ़ कहलाएगा आपका। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द रोल ऑफ वाटर इन अ मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। सी जमीन जो प्लांट्स है वो जितना भी पानी लेते हैं वो अपनी रूट से लेते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर ऑस्मोसिस की वजह से।
अगर आप देखो तो इसमें कैसा होता है ऑस्मोसिस में। वेट आई हैव, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है प्लांट्स में वो क्या कहेंगे आप, न्यूट्रिएंट्स का एकदम कम रहता है। हाँ, एब्सोल्युटली। जो उसके रूट्स रहते हैं उसमें न्यूट्रिएंट का कंटेंट या पानी का कंटेंट देखो वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू सॉइल से। और तभी ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस नेचुरल प्रोसेस है, कोई प्रेशर एशर नहीं रहता है। ऑस्मोसिस होता है तो पानी लोअर रीजन से तो हायर रीजन में फ्लो करता है। जो सॉइल का ग्राउंड वाटर है वो हायर रीजन में फ्लो करेगा। ओके, तो इस तरीके से प्लांट काम करता है। जैसे डायग्राम में देख रहे हो, रूट्स पानी को एब्सॉर्ब करते हैं, अपटेक करते हैं लीफ तक, और वो वहां से वेपर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के वजह से वेपर लॉस्ट हो जाते हैं, लीफ से ट्रांसपिरेट हो जाता है। रेस्पिरेशन इज अ टर्मिनोलॉजी फॉर द एनिमल्स and transpiration is a terminology for the plant. Don't be get confused within these two terminology. First, photosynthesis. Water is a key raw material for the photosynthesis to split the light into the two factors, that is the electron and hydrogen, for reducing the CO2 into the carbohydrates. जो भी लाइट, जो भी एटमॉस्फेयर का CO2 है उसे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स को खुद को पहले स्प्लिट होना पड़ता है ताकि एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो। ओके, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट। Of course, water carry the nutrients from soil to the leaf, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। Okay, now structure supports water filled vacuole space and keeping plant shades turgid or rigid and firm, which is essential for the plant structure and the growth. ऐसा नहीं है कि वाटर के वजह से ही क्या कहेंगे हम, देखो जो मॉइस्चर कंटेंट, सूखी लकड़ी में मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रह सकती। बट गीली लकड़ी जो है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल, लिविंग प्लांट्स जो है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट होता है। तो ये एक अपने आप को स्ट्रक्चरली फर्म रहने के लिए सपोर्टिव होता है वाटर। ओके, देन मेटाबॉलिक सॉल्वेंट, इट प्रोवाइड द एक्वस मीडियम फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स रिलीफ प्रोड्यूस कर रहा है वो खुद के लिए भी तो यूज करते होंगे ना, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। तो ये एक मीडियम की तरह काम करता है फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द प्लांट। ओके, जो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करता है, एनर्जी फॉर्म को कन्वर्ट करता है अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। नाउ द रोल ऑफ वाटर इन एनिमल मेटाबॉलिक। सबसे पहले डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। Water is essential for the hydrolysis, for the breakdown of the food, which is a very first step of breakdown of any organic matter. Animals having the food to break down as a organic matter, okay, into the nutrients, allowing them to absorb in the bloodstream. Okay, पानी के वजह से ही ये absorb होते हैं bloodstream में. Then transport, ब्लड तो फ्लो हो ही रहा है बट ब्लड में वाटर कंटेंट है तभी तो बाकी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और हार्मोन्स जो भी है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, अलग अलग सेल्स को जाते हैं। देन एक्सक्रीशन, वाटर इज क्रिटिकल फॉर रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस प्राइमरली थ्रू द यूरिन एंड स्वेट। ओके, नाउ नेक्स्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन। हम ज्यादा गर्मी में अपने आप को ज्यादा स्वेटिंग होती है तो उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कायम रहता है ना, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। तो उसके लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। देन सेलुलर फंक्शन, वाटर इज अ मीडियम इन विच और इंटरसेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस सच एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ही एक ऐसी, एक लौती ऐसी चीज नहीं है, बाकी भी कई सारे रिएक्शन है जो सेल्स में होते रहते हैं और वो अब्सेंट और वो प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही होंगे। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। नाउ वाटर एज अ ग्रोथ मीडियम इन प्लांट, हाइड्रोफोनिक और सॉइल, जो जिस भी तरीके से आप उसको आजकल देखो तो हाइड्रोफोनिक
water instead of soil. They are using water as a medium to grow the plant. Okay, water is essential in the soil for the transporting mineral through root. In hydroponic, it provides a direct medium for a nutrient uptake. आपने देखा होगा कई सारे कॉलम्स एग्रीकल्चर चल रहे हैं अभी, है ना, जहाँ पे लिक्विड पानी को ही एज अ सॉइल मीडियम बनाया गया है और वहीं पे रूट्स डेवलप होते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट वहीं कैरी आउट होते हैं. In a cell cytoplasm or in a cytoplasm of the plant, water is a main constituent for the protoplasm, serving as a medium for a biochemical reaction within the cells. In the animal, cellular or intracellular, water is a function as a fluid matrix with 80% of blood plasma being water. जितना भी ब्लड में प्लाज्मा है वो 80% है. Facilitating cellular communication and transport. Okay. Now the transport of habitat according to the water availability. Okay. मराइन वाटर के लिए साल्ट वाटर ओशन है, फ्रेश वाटर के लिए अलग अलग हैबिटाट होगा, लाइक फ्रेश वाटर में रिवर, लेक्स और वेटलैंड्स है. देन ब्रैकिश और यू कैन से इस्टोरिया, देन टेरेस्ट्रियल, डेजर्ट और फॉरेस्ट में अलग अलग हैबिटाट है. ओके, बेस्ड ऑन टू द वाटर कंटेंट कौन कौन से हैबिटाट है. तो मराइन हैबिटेट अगर देखें, कवरिंग अबाउट 97% ऑफ द अर्थ वाटर. दिस इंक्लूड्स ओशन शी, coral reefs and deep sea vents with a high salinity greater than 1%. Then fresh water habitat देखो, जहाँ पे साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर या लो कहेंगे तो वहाँ लिंटिक और लॉटिक होते हैं. लिंटिक वो कहते हैं स्टैंडिंग वाटर बॉडीज लाइक लेक, पॉन्ड एंड बॉग्स. देन लोटिक अगर आप देखो तो फ्लोइंग वाटर सिस्टम सच एज रिवर एंड स्ट्रीम्स. ये याद रखना, फ्रेश हैबिटेट लिंटिक एंड लोटिक. ओके. Now next brackish or urine estuarine habitat, जो कि coastal zone where fresh water river mix with the salt water including mangroves, swamp and marshes. Okay, ये सारे examples है mangroves, swamps and marsh जो coastal zones में fresh water river का जहाँ पे नदी का संगम होता है ओशन के साथ में. Then wetlands, जहाँ की soil fully saturated है with the water, उसे हम कहेंगे वेटलैंड्स. जैसे कि दलदल जिसका 100% सैचुरेशन रेट आता है पानी का, है ना, मॉइस्चर कंटेंट का, उसे हम वेटलैंड्स कहेंगे. गीली मिट्टी नहीं, फुल्ली सैचुरेटेड, है ना, जिसमें आप और पानी डालोगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, उसे हम सैचुरेटेड सॉइल कहेंगे. वहां पे ग्रो होता है वो वेटलैंड्स देखो तो स्वैम्स, मार्श होते हैं, है ना, वहां दलदल देखने के लिए मिलते हैं आम भाषा में. Then terrestrial habitats, that is a land classified as a moisture level ranging from arid desert, extreme low water or tropical rainforest like a highest moisture content. Okay, now moving towards the last topic of this unit, that is a land. Land topography is a detailed study, description and okay, give me just 1 minute. ये 2 घंटे के लेक्चर काफी ज्यादा हो जाते हैं. आपका सिलेबस भी फिनिश करना है 15 फरवरी तक and I need to take at least 2 hours. You know, syllabus is so vast. How I can get cover it, I don't know. We'll मैडम arrange. वो टफ भी है, टफ भी बहुत है. इट इज नॉट टफ सो तो इजी, बहुत, यू नो. देन अरे टफ तो जब मैं प्रिपेयर करती हूँ ना स्लाइड, मुझे समझ में नहीं आता कौन सा रखूँ पार्ट, कौन सा ना रखूँ, कौन से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, कौन से नहीं पूछे जाएंगे. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो टू डिसाइड. कुछ कह नहीं सकते ना एमसीक्यूज में, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है एमसीक्यूज में. तो ऐसा लगता है अच्छा ये तो मुझे बुक्स में दिख रहा है, ये इस बुक में भी है, इस बुक में भी है, शायद ये पूछ सकते हैं, तो वो मैं पर्टिकुलरली डाल ही देती हूँ स्लाइड में. हाँ, जो एक ही बुक में दिख रहा है, हाँ बाकी के बुक्स में नहीं है, तो ऐसा लगता है डालू नहीं डालू, जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे. तो आपके रेफरेंस बुक भी तो इतने अच्छे अच्छे दिए गए सिलेबस में कि ठीक है, कोई ना.
आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्या करें, उसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है इसका तो। Right. Because some content, which are very much difficult, and ये to तो remember it, especially. एनवायरमेंट क्या ब्रॉड टर्मिनोलॉजी, बहुत ज्यादा ब्रॉड टर्मिनोलॉजी, इसमें बहुत सी चीजें बहुत डीप में आ जाती है, बहुत ज्यादा डीप में। अ, तो इसलिए Detailing कोर एकदम. डिटेल है, जूलॉजी भी मिक्स हो गया, सभी मिक्स हो गया, क्लाइमेट चेंज एंड ईच एंड एवरीथिंग, केमिस्ट्री भी है, माइक्रोबायोलॉजी भी है। आई थिंक इसी सब्जेक्ट के लास्ट 2 यूनिट माइक्रोबायोलॉजी पे डिपेंड है ना, तब तो और ही ज्यादा टर्मिनोलॉजी आएगी बायो की, अरे बाप रे। ये तो बहुत इजी है, फिर भी जूलॉजी की टर्मिनोलॉजी काफी इजी है, प्रोनाउंस कर सकते हैं, और बायोलॉजी वाली तो कर ही नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्ट है, हाउ टू प्रोनाउंस इट आई डोंट नो, हाउ आई एम गोइंग टू स्टडी दैट, लेट्स सी, होप द फॉर द बेटर, लेट्स Madam, कवर दिस टॉपिक। till when the exam will be scheduled? I don't Exam know. कभी तक schedule होगा? Kadam sir told me that at least Maharashtra board will going to announce the schedule for the will going to announce before 3 weeks before the examination. 3 हफ्ते पहले बताता है, Okay. पर अब तक तो अनाउंस Okay. No, नहीं हुआ है, लेट्स सी। proposed schedule is madam 16, 17, 18. Yeah, that is a proposed one, Yeah. but not Yes. yet display. Which month? Yes. February. February. Which month? February. Yes. February, yes. February, huh? Hmm. Okay. लेट्स सी, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। इसलिए मैं हर स्लाइड में, जब मेरी पूरी पीपीटी बन जाती है, लास्ट में मैं लिखती हूँ, जब मैं सोचती हूँ कि अरे यार ये मैंने तो कर दिया, पढ़ा भी दूंगी, पर आप लोगों का कैसा, तो इसलिए मेरी आप हर स्लाइड के नीचे देखना, थैंक यू के बाद में ऑल द बेस्ट लिखा ही मिलेगा आपको। It's quite difficult to learn this terminology as well, to pronounce it is Yeah. difficult. How we can memorize it? That's a crucial point. No problem. Let's start. Let's cover this topic, that is a land. Land topography is a detailed study, description, and depiction of the Earth's surface feature. Okay. Basically, it deals with the crust layer of the Earth, including natural elements like mountain, valleys, rivers, hills, as well as man-made features such as road, buildings, boundaries, often represented by topographical map using contour line to show the elevation and the slopes. See, as being a human being, we have the, you know, हमारे पास क्या कहेंगे, एक पावर है कि हम इस लैंड को डिफाइन कर सकते हैं विथ यूजिंग अ कंटूर लाइंस, और मैप्स बना सकते हैं टोपोग्राफी के, like, right? So it reveals the shape, heights, and characteristics of the terrain, uh, crucial for understanding the land use, engineering, and geography of the land. ये मैप्स हमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं वहाँ पे इंजीनियरिंग एक्टिविटी, ज्योग्राफी स्टडी करने के लिए, एंड एक्सेट्रा। ओके, नाउ द टोपोग्राफी, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है आपको, लेक, रिवर, स्लोपी रीजन में आपकी रिवर फ्लो रहती है, हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट में। देन प्लेन एरियाज रहेंगे, कुछ कुछ वैलीज रहेगी, दो पहाड़ों के बीच में जो गैप आ रहा है ना, हिल्स रहेंगे, माउंटेन्स रहेंगे, देन टेरेन रहेगा, जहाँ पे एक्चुअली जो लाइफ है वो का जो स्मूथ, जो क्या कहेंगे, कोस्टल रीजन आप ले लो, उसे हम टेरेन कह देंगे। Then relief. First, the variation in elevation showing ups and downs of the land. That is nothing but a relief. Then next term, that is the landforms. Feature like mountain, valleys, plains, canyons, and coastline. Then man-made features include roads, buildings, settlements, and cultural boundaries. Water bodies, अगर देखो तो lake, river, and hydrography. Okay. Now the mineral status. We have already covered, but still, soil mineral status refer to the composition and availability of the inorganic elements. See, minerals are inorganic elements. Last lecture में मैंने बताया नहीं था,
बट मिनरल्स ऑर्गेनिक एलिमेंट नहीं है, उसमें कोई भी ऑर्गेनिक फॉर्म्स नहीं रहेगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट कंटेंट हमेशा इनऑर्गेनिक ही रहेगा, उसमें आपको जनरली कार्बन सी या ऑक्सीजन ये दोनों चीजें नहीं मिलेगी, ठीक है। मिनरल्स आर डिराइव फ्रॉम द वेदर रॉक, essential for the plant growth, typically comprising 45 to 90% of the soil volume. Soil में इतना वॉल्यूम मिनरल का होता ही है। प्राइमरी मिनरल होते हैं और सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं। प्राइमरी मिनरल में फेल्सपार और क्वार्ट्ज आता है। सेकेंडरी मिनरल में अगर आप देखो तो क्या कहेंगे हम, केओलनाइट, ऑक्साइड्स ये सब रहते हैं, विच प्रोवाइड अ क्रूशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द स्टोरेज एंड रिटेंशन एट द साइट। प्लांट के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जरूरी है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओके, विच इज डिराइव फ्रॉम दिस soil only, while nitrogen is a primarily organic nutrient essential for the what we can say plants, okay। तो ये सारे न्यूट्रिएंट ध्यान में रखना जो प्लांट्स को जरूरी है। नाउ द लैंड यूज और कैपेबिलिटी एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लैंड यूज। Land use capability, or you can say LCC, okay, classify the land based on to the physical inherent limitation, primary soil slope and the climate, okay। ये चारों फैक्टर LCC को क्लैरिफाई कर डिफाइन करते हैं इन अदर वर्ड्स, ओके। सॉइल कौन सी है, स्लोप कितना है, क्लाइमेट कैसा है, as well as this LCC helps to determine the sustainability of the agriculture, forestry and conservation, generally categorized into the 8 classes, 8 class, 8 classes होते हैं मैम इसके। जी मैम LCC defines what? लैंड को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एलसीसी इज नथिंग बट लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है और वो कितना क्या कहेंगे उसको सूटेबल है किस इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। जैसे कि एलसीसी के 8 क्लासेस दिए गए, क्लास 1 से लेके 4 तक वो सुटेबल है फॉरेस्टेशन, वो सुटेबल है क्या कहेंगे एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए। क्लास 5th से लेके तो क्लास 7 तक आप देखो तो सुटेबल है फॉर ग्रेजिंग और फॉरेस्ट के लिए, वो कल्टीवेटेड नहीं हो सकती। जनरली कल्टीवेशन और एग्रीकल्चरल लैंड के लिए हमें काफी फर्टाइल सॉइल चाहिए और उसमें कोई स्लोप नहीं होना चाहिए, उसका जो भी सरफेस है वो प्लेन होना चाहिए। और अगर आप क्लास 5 से लेके क्लास 7 तक देखो वो अनइवन सॉइल रहेगी, कहीं पे स्लोप रहेगा, कहीं पे अल्टीट्यूड थोड़ा हाइट पे रहेगी, लाइक माउंटेन्स एंड ऑल ऑफ द स्टफ। तो वहां पे आपको फॉरेस्ट ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, कंजर्वेशन ज्यादा कर सकते हो। देन क्लास 8 आता है सुटेबल ओनली फॉर द वाइल्ड लाइफ, रिक्रिएशन एंड वाटर शेड प्रोटेक्शन, जस्ट लाइक अ डेजर्ट। वहां पे वाइल्ड लाइफ रह सकती है, या तो रिक्रिएट कर सकते हैं उस लैंड को, या तो वाटर शेड, उसमें वाटर शेड का प्रोटेक्शन मतलब वाटर क्या कहेंगे हम, वाटर कंजर्वेशन के लिए उसको जरूरत होती है क्लास 8 में जो सॉइल आती है ना। तो कि हम इसको, हम ये जो क्लासेस है इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए अलग अलग फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर आता है स्लोप। स्लोप ये प्राइमरी फैक्टर है जो ये क्लासेस को डिफाइन करता है, ठीक है। देन सॉइल डेप्थ, कितनी सॉइल की डेप्थ है ना, जो आपकी ऊपर में जो दिख रही है वो सॉइल, वो नीचे तक कितनी डेप्थ है। देन टेक्सचर उसका कितना है, कैसा है, क्या वो पानी को अधेर करके रख सकती है, क्या वो मॉइस्चर कंटेंट अधेर करके रख सकती है। देन ड्रेनेज, उसमें ड्रेनेज कैपेबिलिटी भी ज्यादा चाहिए। अगर एक्सेसिव रेनफॉल हुआ तो इमीडिएट नहीं बट वो अच्छी तरीके से प्रॉपरली ड्रेन ऊज आउट हो जाए अपर लेयर से नीचे की लेयर में। नाउ along with the climatic factor like rainfall also influence this LCC categorization, okay। So this is nothing but a LCC. Hope you got my point, okay। Now the determination of land use capability, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो देर आर फैक्टर्स, दैट इज फिजिकल फैक्टर एंड देन नेक्स्ट वन इज अ ह्यूमन और मैनेजमेंट फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आता है वही स्लोप एंड टोपोग्राफी। स्टीपर स्लोप लिमिट्स द एग्रीकल्चर यूज, ज्यादा स्लोप होगा एग्रीकल्चर नहीं करेंगे।
और वहां पे इरोजन का ज्यादा खतरा हो सकता है स्टीपी स्लोप में। बाकी प्लांट्स भी बहुत कम ग्रो होते हैं, है ना। फिर वो सिर्फ एक ही चीज के लिए बन जाएगा, फॉरेस्ट के लिए। देन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मैंने बताया, टेक्सचर, डेप्थ, स्ट्रक्चर, फर्टिलिटी, ये आपकी डिटरमाइन कर सकते हैं कि लैंड का कैसे यूज कर सकते हैं आप लोग। देन ड्रेनेज एंड वाटर मैनेजमेंट, कितनी सॉइल ड्रेन आपकी पानी को कर सकती है, कितने देर तक होल्ड कर सकती है, उसमें ज्यादा फ्लडिंग नहीं होनी चाहिए। और यही, और उसके हिसाब से उसका वाटर मैनेजमेंट डिफाइंड होगा, है ना। उस हिसाब से उसका लैंड कैपेबिलिटी क्लास डिफाइन होगा। देन क्लाइमेट, क्लाइमेट में आएगा रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विच डायरेक्टली अफेक्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। देन इरोडिबिलिटी, susceptibility to water or a wind erosion determines need for the conservation. See, खुली जमीन, है ना, वहां पे इरोडिबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सॉइल विच इज गेट कवर बाय द ग्रीनर एरिया, either it is in the form of the grass, agricultural land or a forest. और ये इरोजन कौन करते हैं? देयर आर टू मेजर फैक्टर, फर्स्ट वन इज अ वाटर, नेक्स्ट वन इज अ वाइंड। समटाइम्स सम बुक्स रेफर रेनफॉल एंड अ वाइंड। ये अपने साथ बाकी सारे ऊपर की जो लेयर है सॉइल की, वो साथ में अपने लेके जाती है, उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड में। तो सॉइल का इरोजन होते जाते हैं, वहां कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन एंड मैनेजमेंट फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, ability to apply the management practices like terracing, irrigation, and fertilization can improve the land capability. See, टेरेस गार्डन हो रहे हैं आजकल, इरिगेशन हो रहा है, जहाँ पे पानी नहीं है वहां पे इरिगेशन कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं ताकि लैंड की कैपेबिलिटी बढ़ा सके। देन इकोनॉमिकल फैक्टर ऑल्सो, लैंड वैल्यू, डेवलपमेंट कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लैंड की कितनी वैल्यू है उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वहां पर, है ना। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट 3. Hope you understood this, all of the stuff. You have my PPT on your group. For any difficulty, you can ask me. Any difficulty here? Okay, ma'am, thank you. There are a lot of Yeah, difficulties, yeah. but presently, No problem. presently not able Whenever to. No problem. Whenever you will get any kind of query, any kind of question, just call me. If I'm not going to pick it up, then definitely text me, message me, because I don't have your number saved in my mobile. Generally, मैं unknown number बहुत कम बार उठाती हूँ मीटिंग वगैरह में रहूंगी तो। पर आप टेक्स्ट जरूर करिएगा। EZ क्लास से हम ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं, Sure, और अपनी क्वेरी मेंशन करेगा, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू योर मैसेज, डेफिनेटली। ओके sure, sure. okay, Okay. so all of you, good night and bye bye. We'll Bye. meet Thank you. Thank you. next Saturday 7 p.m. Okay, Yes, ma'am. okay, Yes, bye ma'am. bye. Thank you. Thank you so Bye. much. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Yeah, you're all are welcome.